जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ठीक है, बेसिक इंटरनेट, फेसबुक, जो गूगल क्रोम पे यूज़ करते हैं, वो 3 या 4% है पूरे इंटरनेट, ठीक है। जो बचा हुआ इंटरनेट है ना, वो डार्क वेब। तो डार्क वेब पे इलीगल चीज़ें भी होती, लोगों को खरीदना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, और मर्डर क्लिप्स हो गई, किसी को स्पेसिफिक टॉर्चर वाली कोई क्लिप्स चाहिए, कोई कुछ चाहिए। लोग बहुत पागल हैं, बहुत ज़्यादा पागल हैं। लोगों को ये हो जाता है कि भाई मैं तुम्हें 100, 150, 1000 बिटकॉइन भेज दूंगा, मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, इसका ये ऐसे टॉर्चर हो रहा है, मेरे को इसकी वीडियो चाहिए। लोग पागल हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक डार्क वेब की स्टोरी है एंड काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों को कोई डार्क वेब की बहुत हॉरिफाइंग सी स्टोरी नहीं सुनाई। ये वाली स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि डार्क वेब स्केरी जगह तो हो ही सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा टॉर्मेंटिंग जगह भी हो सकती है। ये स्टोरी के एंड तक आते आते आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा। ये स्टोरी जैक नाम के पर्सन ने शेयर करी थी, लेकिन मैं इसको अपने पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से नहीं सुनाऊंगा, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सको इस स्टोरी के साथ में। ये स्टोरी तब की है जब मैं सिर्फ 20 साल का हुआ करता था। उस टाइम मैं ऑनलाइन गेम से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था, लेकिन तब मेरा लैपटॉप अनफॉर्चुनेटली जो है ख़राब हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे भाई के पास में एक लैपटॉप था एंड उसकी परमिशन के बिना मैं उसका लैपटॉप यूज़ करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन वीडियो गेम से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया था कि मेरे को जब तक वो मैं खेल नहीं लेता था या फिर अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स एक्सप्लोर नहीं कर लेता था उस फील्ड के अंदर। एंड आप लोगों को एक राज की बात बताऊँ कि इवन जब मैं भी बहुत छोटा था, 12, 13, 11 साल का हूँगा, उस टाइम पे हमारे भी घर में लाइक नया नया इंटरनेट लगा था, बहुत ही लाइक लो स्पीड BSNL का इंटरनेट था। एंड उस इंटरनेट का यूज़ करके मैं मिनी क्लिप एंड कुछ वेबसाइट्स और भी होती थी, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन पर इतनी ऑनलाइन गेमिंग करी है, इतनी ऑनलाइन गेमिंग करी है, लाइक आई वॉज लिटरली एडिक्टेड टू दिस गेमिंग कल्चर। सो जैक की स्टोरी से मैं अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। ये बात है करीब दिसंबर 2016 के टाइम के आसपास की। उस टाइम में सर्दियों की, क्रिसमस की छुट्टियाँ वगैरह चल रही थी, आई रिमेंबर। एंड तब मेरे पास में कुछ ज़्यादा करने को होता भी नहीं था, तो फिर मैं इसी जगह पर अपनी और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लग गया था। जो वेबसाइट्स मेरे को मिली थी अभी यहाँ पर सर्फ करने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, उनमें से कई सारी वेबसाइट्स ऐसी थी जिसके अंदर बहुत सारे बग्स थे एंड उनको ओपन करना भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को रिस्की लग रहा था, बिकॉज कोई गलत क्लिक लैपटॉप के अंदर वायरस वगैरह डाल सकता है एंड ये मेरा लैपटॉप भी नहीं था, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन यू नो व्हाट, क्यूरियोसिटी समटाइम्स किल्स ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर मेरे से यही गलती होती है। मैं अलग अलग वेबसाइट्स की खोज में कि मेरे को अलग अलग टाइप की वीडियो गेम्स खेलने को मिलेंगी, उसकी खोज में इंटरनेट के ऊपर कूल गेम्स सिंपल टाइप करता हूँ गूगल के ऊपर, याहू के ऊपर, एंड सर्च करने लग जाता हूँ। क्योंकि अभी तक मैं जितनी भी वेबसाइट्स के ऊपर गया था वहाँ पर मेरे को शूटिंग गेम्स वगैरह ही देखने को मिल रही थी ज़्यादातर, वो भी लाइक बहुत बेसिक सी बच्चों के लेवल की थी, उनमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन जितनी भी वेबसाइट्स कूल गेम्स लिखने पर आई वो ऑलमोस्ट फेमस तो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका था। कई वेबसाइट्स के ऊपर मेरे को कोई अकाउंट बनाने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज सिक्योरिटी रिस्क थे। सो गूगल के नीचे वो पेजेस नहीं आते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मैं काफ़ी आगे तक पहुंच गया था, 5th, 6th पेज तक पहुंच गया था। यूजुअली हम में से कोई इतना आगे जाता नहीं है, लेकिन मैं बस अपनी क्यूरियोसिटी के चलते आगे बढ़ता रहा। एंड तब मैंने एक वेबसाइट जो कभी खोली नहीं थी एंड काफ़ी लाइक जेन्युइन लग रही थी नाम से, उसको ओपन किया। वो जो वेबसाइट ओपन हो रही थी वो मेरे को कहीं और ही रीडायरेक्ट कर देती है एंड वो खुद से बंद हो जाती है। रीडायरेक्शन के बाद में लैपटॉप के राइट कॉर्नर साइड में एक पॉपअप स्क्रीन लॉन्च होती है। उस पॉपअप स्क्रीन के अंदर डेथ गेम्स लिखा हुआ था एंड बहुत कार्टूनिश सा टेक्स्ट था, लेकिन उस टेक्स्ट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्लड ड्रिप करता हुआ दिखाया जा रहा था। इट वॉज नॉट वेरी स्केरी बट इट वॉज समथिंग डेफिनेटली जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा था एंड ऑल्सो वेरी डम वन उस टाइम पर। इसकी वजह से मैंने वहाँ पर क्लिक कर दिया बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंट टाइप की चीज़ है, वाई नॉट जस्ट आई शुड ट्राई इट। क्लिक करते ही पूरी स्क्रीन लैपटॉप की एकदम से ब्लैक हो गई। मैं डर गया कि शायद कोई ना कोई वायरस मेरे से इंस्टॉल हो गया है एंड अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा कांड हो जाएगा जब मेरे भाई को पता लगेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ ही सेकंड्स के बाद में लैपटॉप पूरा होश में वापस आता है एंड किसी नरेशन वॉइस के अंदर मेरे को एक आवाज़ सुनाई देती है एंड जैसे जैसे आवाज़ आ रही थी वैसे वैसे मेरे सामने टेक्स्ट भी पॉपअप होता हुआ आया जा रहा था। वो टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इट वॉज लाइक, हेलो, डू यू वॉन्ट टू वॉच समवन डाई?
क्लिक द सबमिट बटन टू कंटिन्यू। स्क्रीन के ऊपर एक सेंड बटन बना हुआ आता है एंड वो बटन मेरा मन नहीं कर रहा था दबाने का, मुझे ना गड़बड़ लग रही थी, मेरे को बहुत ही गलत इंट्यूशंस आ रहे थे, मेरा दिमाग यही बोल रहा था कि मेरे को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो मैं बस उस स्क्रीन के आगे ना ऐसे सोच में बैठ जाता हूँ कि मतलब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में ही वहाँ पर एक और टेक्स्ट आता है जो कि पढ़ के मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे लाइव मेरे को कोई मॉनिटर कर रहा हो, इतना ज़्यादा क्रीपी था वो। व्हाट इज रॉन्ग नाउ, डोंट बी स्केयर्ड लाइक अ चिकन, इट्स जस्ट अ गेम, डोंट बी शाय, क्लिक द बटन नाउ। मैंने इट्स जस्ट अ गेम वाला सोचकर सेंड वाले बटन पर क्लिक कर ही दिया। मेरी पूरी उम्मीद इस टाइप की थी कि मेरे को कोई बहुत ही सिली सा बच्चों वाला टाइप्स का ही गेम देखने को मिलेगा। एंड जब फर्स्ट इनकी ये जो सारी चीज़ें क्लिक क्लुक करने के बाद में लोड हुई, तब कुछ ऐसे करेक्टर्स मेरे सामने आए जो कि मेरे को पेप्पा पिग नाम के एक एनिमेशन करेक्टर की याद दिला रहे थे। बट ये उनका बहुत ही ज़्यादा स्केरियर वर्जन लग रहा था बिकॉज ये हाफ ह्यूमन थे एंड हाफ कुछ और। एंड इस पिक्चर के अंदर जहाँ पर एनिमेट होकर आ रहे थे लोग, उसके अंदर 2 लड़के थे, 2 आदमी थे एंड एक औरत थी जो कि ब्लैक एंड वाइट टाइप के कपड़ों के अंदर बैठे हुए थे। एंड ऐसा सिनेरियो दिखाने की कोशिश करी जा रही थी जैसे कोई बैंक लूटने के लिए ये लोग आए हुए हो। बट आई गेस ये जस्ट सिर्फ कोस्प्ले था, ऐसा कुछ बैंक लूटने से रिलेटेड ये गेम था ही नहीं दूर दूर तक। वो जो लेडी उस पिक्चर के अंदर मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दी थी, अगले सीन के अंदर वो एक चेयर के ऊपर मेरे को बैठी हुई दिखाई देती है एंड उसकी आवाज़ें, उसका सब कुछ मेरे को सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये साउंड इफेक्ट्स नहीं है बल्कि रियल लाइफ के अंदर एक असली रिकॉर्डिंग है। इतनी ज़्यादा रियल थी ये सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा रियल साउंड इफेक्ट्स थी। सो इस गेम के साउंड इफेक्ट्स से तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होने लग गया था। इवन दो बाकी सारी चीज़ें मेरे को बहुत क्रैपी सी लग रही थी, लेकिन साउंड इफेक्ट्स, इस लड़की का जो डर था, इस लड़की की जो हैम्पिंग वाली साउंड थी, वो सारी मेरे को बहुत ज़्यादा गूज बम्स दे रही थी। उसके बिल्कुल साथ में एक आदमी भी खड़ा हुआ था। वो आदमी अचानक से मेरी तरफ फेस करता है एंड मुझे देखना शुरू कर देता है एंड लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, फील हो रही थी मेरे को उसकी आवाज़ में वो डर। वो जो आदमी था मेरे को देखते ही हल्का हल्का क्रीपी सा लाफ करना भी शुरू कर देता है, विच वॉज वेरी वियर्ड क्योंकि वो लाफ साउंड भी बहुत असली लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छे वॉइस एक्टर्स पक्का इस गेम के पीछे होंगे। वो जो आदमी था वो मेरे से बहुत स्केरी सी आवाज में पूछता है कि क्या तुम बहुत फन वे में किसी को मरते हुए देखना चाहते हो। एंड मैं स्केरी सी आवाज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो रोबोटिक सी आवाज थी, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि बनावटी सी आवाज है, लेकिन जो भी आवाज आ रही थी वो लग बहुत रियल रही थी। जैसे वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है, मेरे स्क्रीन के ऊपर 2 ऑप्शन आते हैं, यस एंड नो के सिंपली। एंड ऑब्वियसली ये गेम अब मैं इतना आगे खेलने के लिए आ ही चुका हूं, तो मैं देखना चाहता हूं ना कि इसके अंदर होने क्या वाला है, तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया। बट मैंने यस पर क्लिक करने से पहले थोड़ा टाइम लिया बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, आखिर में चल क्या रहा है। तो जैसे मैं थोड़ा टाइम ले रहा था, सोचने की कोशिश कर रहा था, तो सामने जो वो आदमी मेरे से बात कर रहा था वो मेरे को बोलने लगता है कि क्या तुमने ही उस लिंक पर क्लिक नहीं किया था, क्या तुम ही नहीं चाहते थे कि इस जगह तक तुम आओ, तुम इतना ज्यादा सोचते क्यों रहते हो, एक गेम ही तो है, फटाफट से आंसर क्यों नहीं देते हमारी चीजों का। मेरे लिए चीजें थोड़ी सी वियर्ड होती हुई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई गेम मेरे से IRL इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एनीवेज मैंने जैसे ही यस पर क्लिक किया था उसके जस्ट बाद में जो सेकंड मैन वहां पर खड़ा हुआ था जो मेरे से बात नहीं कर रहा था, जस्ट उस लेडी के पास में खड़ा हुआ था एनिमेशन के अंदर, वो एक बुचर वाली ड्रेस, एक ब्लैक बुचर वाली ड्रेस पहनना शुरू कर देता है, ग्लव्स वगैरह डालता है, सब डालता है। उसके बाद में वो जो आदमी था वो एक ड्रॉअर के पास में जाता है जहां से वो अपनी सारा सामान वगैरह उठाता है, टूल्स वगैरह उठाता है। उनमें से एक टूल था एक हैक्सो। वो हैक्सो जो थी उसको उठाने की आवाज से लेकर वो जो लड़की है उसकी चीखने तक की आवाजें इतनी ज्यादा रियल थी ना इस गेम के अंदर, मैं बहुत क्यूरियस हो जा रहा था धीरे धीरे। एंड मेरे को ऐसा लग रहा था बीच बीच में कि तुम अब टाइम मत लगाओ जैसे मैंने लगाया था, फटाफट से जो चीज करना चाहते हो मेरे को करके दिखाओ, बिकॉज इतना ज्यादा क्यूरियस हो रखा था मैं। धीरे धीरे वो आदमी उस लेडी की तरफ बढ़ता है एंड उस लड़की की आवाज बहुत ज्यादा लाउड स्क्रीम के अंदर बदलती हुई मेरे कानों के अंदर मेरे को सुनाई दे रही थी। एंड जो उस लड़की की आवाजें थी बिल्कुल भी वॉइस उसकी छेड़ी नहीं हुई थी, जो एकदम नेचुरल किसी लड़की की आवाज होती है वैसी ही मेरे को फील हो रही थी।
लेकिन धीरे धीरे ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने लग गई थी एंड उस वे में जा रही थी जहाँ पर मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आई थॉट इट्स अ गेम एंड शायद एंड में जाकर मेरे को कोई कंक्लूजन मिलेगा, तो मैंने वो सारा सिनेरियो देखा जिसके अंदर उस बुचर्ड ड्रेस्ड पर्सन ने उस लड़की के पहले हाथों को कट किया दोनों धीरे धीरे, देन उसके पैरों को कट करा, देन उसकी नोज़ को कट करा एंड इन दी एंड उसकी नेक को कट करा। वो भी एक बार में नहीं बल्कि बहुत धीरे 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 धीरे। ये चीज़ देखकर मेरे को बहुत डिस्गस्टिंग सा फील हुआ, मेरे को ऐसे गूज़बम्स आ गए थे पूरी बॉडी के ऊपर। बट मुझे नहीं पता था कि इस गेम के एंड का क्रक्स क्या निकलेगा, सो मैं बस वो देखना चाहता था एंड समहाउ मैंने ये एनिमेशन वाली चीज़ भी देख ली। एनिमेशन के अंदर इतना ज़्यादा लाइक डिस्गस्टिंग नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ आगे जो चीज़ मेरे को पता चली वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग थी। इस सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा हॉरिफिक चीज़ जो थी वो थी साउंड इफ़ेक्ट्स, जो कि बहुत ही रियल थे। कटिंग की सारी आवाज़ें, स्क्रीमिंग की सारी आवाज़ें एंड और भी जो बैगिंग की आवाज़ें जो लड़की निकाल रही थी, इट वॉज सो रियल। वॉइस ओवर्स आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। जैसी वो सारी कटिंग वटिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर जो नरेटर मेरे से बात कर रहा था वो मेरे से पूछता है कि डू यू वांट टू सी समथिंग इवन बेटर। सो मैंने फटाफट यस पर क्लिक कर दिया। यस पर क्लिक करते एक दूसरा एनिमेशन स्टार्ट होता है, पूरा ट्रांजिशन ही हो जाता है एंड जिस बैंक वाले सिनेरियो को उन्होंने शोकेस किया हुआ था वो बदल जाता है एंड इस टाइम पर एक नया पर्सन भी ऐड हो गया था इन दो जनों के अलावा, जो एंड एक पॉन्ड भी था यहाँ पर जिसके पास में वो थर्ड पर्सन खड़ा हुआ था। सडनली उस थर्ड पर्सन के साथ में एक और आदमी आता है, शोकेस करा जाता है, जिसके हाथ बंधे हुए थे, उसका मुंह कैमरा की तरफ नहीं था एंड वो जो थर्ड पर्सन पॉन्ड के पास में खड़ा था वो एक ऐसे बोर्ड उठाता है एंड उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था डू यू ऑल्सो वांट टू सी हिम डाई लाइक यू हैव नेवर सीन बिफोर। मैं थोड़ा सा घबरा गया था बट ऑब्वियसली ये जस्ट एक गेम ही तो थी, राइट। इस वजह से मैंने यस पर क्लिक कर दिया एंड जो थर्ड पर्सन था अब उसकी बारी थी इस आदमी को लाइक जो भी उसका साथ करना था वो करने की। वो उसके एंकल्स उसे पकड़ता है एंड उस पॉन्ड के अंदर उसे लाइक काफ़ी बार ड्राउन करने की कोशिश करता है। इस बार भी इस गेम के साउंड इफेक्ट्स ने तो लाइक मेरे पूरी तरह होश उड़ा दिए थे। उस आदमी की चीखने की आवाज़ों से लेकर उसकी हाँफने तक की आवाज़ें, उसकी दर्दनाक भीख मांगने तक की आवाज़ें एंड बारी बारी ये बोलना कि प्लीज़ मेरे को जाने दो, ये सब इट वॉज ऑल रियल ऐसा लग रहा था सुन के। पानी की स्प्लैश की साउंड, सब कुछ जो भी चीजें लाइक होती होंगी ना उस टाइम पर IRL में, वो मेरे को साउंड इफेक्ट्स के बेसिस पर सुन रही थी। लाइक मैं हर चीज के अंदर डिटेल सुन पा रहा था। हाउ क्रेजी इज दैट। वो जो थर्ड वर्कर था शायद उनका, जो ये सब चीजें कर रहा था उसके साथ में, इन दी एंड उसने उस विक्टिम को पानी के अंदर धकेल दिया एंड वो पानी के अंदर ही उसको रखा काफ़ी देर तक। पानी के अंदर रखने के बाद में उसकी बॉडी थोड़ी देर बाद वापस ऊपर होती हुई दिखाई देती है एनिमेशन के अंदर, लेकिन जब वो वापस ऊपर आता आदमी तो उसके दोनों हाथ गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों हाथ श्रेड हो गए हों या फिर कोई चीज ने बहुत फोर्स के साथ में निकाल दिए उसके दोनों हाथ। वो आदमी अचानक से होश में ऐसे आने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो वर्कर था उसको फिर से धक्का दे देता है। जब फिर से धक्का देता है तब वो पूरा का पूरा अंदर चला जाता है आदमी एंड इस बार उसकी बॉडी वापस ऊपर आती ही नहीं। तभी अचानक उस एनिमेशन के अंदर एक जाइंट सा एलिगेटर उस पॉन्ड से कूदता हुआ दिखाई देता है, जो कि उसी आदमी को आ रहा था। इस टाइम पर मेरे को ना बुरा तो ऐसा मुझे नहीं पता लग रहा था या नहीं, बिकॉज मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गेम ही तो है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स तो आ ही रहे थे एंड मेरी इंट्यूशंस भी मेरे को शुरू से यही बोल रही थी कि शायद मेरे को ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए थी। मैं बहुत छोटा हूँ ये सब चीज़ें देखने के लिए। होगी कुछ लोगों को ऐसी गेम्स पसंद होगी, लेकिन अब मेरे को थोड़ा थोड़ा डिस्गस्टिंग फील होने लग गया था। मैंने जो उनकी स्क्रीन है रिकॉर्डिंग वाली, वीडियो गेम वाली जो खुली हुई थी, उसको बंद करके सीधा सो जाने का जो है प्लान आउट किया। लेकिन जैसे ही मैंने वो स्क्रीन उनका वो टैब बंद करा, अचानक से एक और नया टैब खुलता है एंड इस बार इस टैब के अंदर मैं देखता हूँ कि वो ही दो आदमी जो इस गेम की शुरुआत में मेरे को मिले थे वो नजर आते हैं
एंड एवरीथिंग इज सो रियल। वो जो आदमी थे अब एक एनिमेशन के अंदर नहीं थे, वो मेरे सामने असली के अंदर खड़े थे। उन्होंने पूरा का पूरा एक ग्रे कलर का वन पीस सा पहना हुआ था एंड उनके चेहरे पर वाइट कलर के मास्क थे। वो लोग किसी ग्रे से रूम के अंदर खड़े थे एंड वही फीमेल की बॉडी जो एनिमेशन में कटती हुई मेरे को दिखी थी वो भी वहां पर मौजूद थी, एकदम लाइफलेस। सेकंड वर्कर जिसने उस लेडी के साथ में सब चीजें करी थी उसका बुच्चर सूट भी मेरे को दिखाई दे रहा था जो पूरा का पूरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। तभी वो नरेटर जो मेरे से बात कर रहा था वो मेरे को बोलता है, आई नो इट वॉज फन बट वाई डिड यू गो अवे। हमारे पास अभी तुम्हारे को दिखाने के लिए और भी चीजें हैं एंड आई नो यू आर एक्साइटेड सो वाई नॉट जॉइन अस फॉर जस्ट वन मोर एक्सपीरियंस बिफोर यू गो। प्लीज डोंट लीव दिस साइट लाइक दिस, you have lot to offer to us and I know we have lot to offer to you as well। ये सारी बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, मैं पसीने से भर चुका था एंड मेरे पास लिटरली कोई पर्सन भी नहीं था जिसको मैं जाकर सीधा बता सकूं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं अभी मेरे साथ में। मैं यहाँ पर ये तो समझ गया था कि वो एनिमेशन उन क्राइम को छुपाने के लिए बनाए गए थे एंड मेरे अलावा ना जाने कितने सारे लोग ट्यून इन होंगे किसी डार्क वेब की वेबसाइट पर जो ये सब चीजें देखने के पैसे दे रहे होंगे एंड मैं यहाँ पर बस फंस गया किसी कारण से एंड वो क्या कारण था, ऐसी क्या हरकत मैंने करी थी वो मेरे को याद भी नहीं रहती इस टाइम पर। अभी भी अचानक से उस रियल लाइफ रिकॉर्डिंग के अंदर जो लोग खड़े थे जो मेरे से नरेटर बात कर रहा था वो मेरे सामने 3 ऑप्शंस वापस रखता है, यस आई वांट एक्सपेरिमेंट, नो आई डोंट वांट एक्सपेरिमेंट एंड लास्ट ऑप्शन था यस आई वांट टू मीट यू। सो मैंने फटाफट नो पर क्लिक कर दिया बट थोड़ी देर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन वो नरेटर मेरे को गुस्से वाली आवाज में बोलता है, why did you selected no, didn't you had your fun, I know you are having your great time, we did so much for you, why did you choose no। एंड मैं समझ गया था कि मैं इनकी एक बहुत बड़ी लाइव स्ट्रीम का पार्ट बन चुका हूँ एंड शायद इन्होंने मेरे नाम को भी सेल किया होगा अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने लिखा होगा कि एक छोटे बच्चे के डिसीजन के चलते कैसे उन लोगों की जानें चली गई, जबकि मेरे दिमाग में मेयर ये सारी चीजें एक फालतू की गेम से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। जैसे ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे स्क्रीन पर वापस मेरे को नरेटर की आवाज आती है जो बोलता है यू बेटर चूज राइट दिस टाइम। लेकिन मैं नो पर क्लिक करता रहा, मैं स्पैम करता रहा, नो पर क्लिक करता रहा एंड मैं एग्जिट हो गया अपने आप ही उस वेबसाइट से। मैं उस वेबसाइट में लॉग इन पड़ा रहता तो मुझे थोड़ी देर में हार्ट अटैक ही आ जाता है, एग्जाइटी अटैक तो पक्का आ ही जाता, इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। स्पेशली ये सोचकर मेरे को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि शायद मेरी फालतू की क्यूरियोसिटी की वजह से 2 लोगों की जानें चली गई। इवन तो मुझे पता था कि ये लोग ऐसे ही काम करते हैं, अगर मैं नहीं होता तो तब भी उनका फेट वही निकलता, तब भी उनकी जानें जाती ही। मैं उस वेबसाइट की हिस्ट्री को थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था, उसका नाम वगैरह टाइप करके इधर उधर, लेकिन मुझे एक भी ट्रेस नहीं मिला। ऐसा मानो कि ये कोई घोस्ट वेबसाइट थी जिस पर मैंने क्लिक किया था। इतने में मेरा भाई भी आ जाता है एंड वो मुझे डांटने लग जाता है उसके लैपटॉप के सामने ऐसे देखकर, लेकिन तभी वो अचानक से मेरा रिएक्शन भी देखता है एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड वो जो भी चीज़ें मुझे बोल रहा था वो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा सारा दिमाग उसी सिनेरियो के अंदर घूम रहा था जो अभी कुछ मिनट्स पहले मेरे साथ में चल रही थी। मेरे भाई को मैं ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ एंड वो मेरी बात समझ भी पा रहा था एंड मुझे बताता है कि डार्क वेब वाले लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं एंड ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड हो सकता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो एंड ऐसे लैपटॉप्स एंड वाईफाई एड्रेस वगैरह को ट्रेस करना इनके लिए चुटकियों भर का काम है। लेकिन मेरा भाई फॉर्चुनेटली कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा आगे था। आई डोंट नो उसने क्या किया क्या नहीं, लेकिन मैं बस रात में अपना सोने चला गया। अगले दिन मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें कुछ समझ आया या फिर हमें पुलिस की तरफ जाना चाहिए। उसने बोला कि पुलिस की तरफ से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, पुलिस तुम्हें ही अरेस्ट कर लेगी तुम्हारी इस चीज के लिए एंड तुम घबराओ मत, मैं ऑलरेडी सारी चीजें रिजॉल्व कर चुका हूँ एंड अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकी कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से इनके भाई ने इनकी कहानी समझ भी ली एंड उस पर एक्शन भी ले लिया एंड इनको बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, कहीं ना कहीं इट्स वेरी सस। लाइक हो सकता है कि जैक आगे फ्यूचर में कोई अपडेट देते हुए बोले कि कैसे इनका भाई भी डार्क वेब से लिंक्ड था। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टोरी बाहर आई तो, बिकॉज इतना ज्यादा कामली इतनी बड़ी सिचुएशन को कोई कैसे ले सकता है। कोई मुझे बताएगा कि ऐसे ऐसी चीजें हो गई हैं तो मैं तो पैनिक ही कर जाऊंगा एकदम, मुझे समझ भी नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए।
आज की जो हमारी स्टोरी है वो डार्क वेब की एक रियल स्टोरी ही है जो मेरे को इंटरनेट के ऊपर शेयर करी हुई किसी के थ्रू मिली थी। ये इंसिडेंट जो है वो एक रजीम नाम के बंदे ने शेयर किया हुआ था अपना, एंड ये जो इंसिडेंट है बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक होने वाला है। लाइक जितनी भी डार्क वेब की स्टोरीज आपने सुनी है उनमें से काफ़ी ज़्यादा मेरे को डिफरेंट भी लगी एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग तो डेफिनेटली है ही। ये इंसिडेंट ईयर 2020 के अराउंड का है, जब कोरोना वायरस का आउटरीच अभी तक शुरू नहीं हुआ था एंड मैं पैसे सेव करने के लिए वॉलमार्ट के अंदर एक जॉब भी कर रहा था ताकि मैं अपने कॉलेज की फीस वगैरह जो है भर सकूं खुद से ही। थोड़े और पैसे सेव करने के लिए मैं अपने एक कजन ब्रदर के साथ में ही रहता होता था एंड वीकेंड्स के अंदर उसके काफी सारे दोस्त भी आया करते थे। करीब हम 5 लोग थे ग्रुप के अंदर एंड हम बहुत ज्यादा फन किया करते थे वीकेंड्स के अंदर। लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स, स्नैक्स एंड सारे टाइप की बातें हमारे बीच में चलती रहती थी। इवन आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद ऑल द पीपल जो कि हमारे घर के अंदर आ ही रहे थे। पार्टी के अंदर मोस्टली बियर एंड पिज्जाज ही हुआ करते थे हर बार, एंड इसके साथ ही साथ हमारे बड़े से LCD टीवी के अंदर हम हमेशा कोई एक्शन मूवी ही देखा करते थे इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए। मेरे जो बड़े भाई वगैरह थे एंड उसके जो मोस्टली दोस्त थे वो बियर वगैरह ही पीते थे, लेकिन आई वॉज जस्ट हैप्पी इन माई कोल्ड ड्रिंक्स एंड पिज्जा। काफ़ी सारे वीकेंड्स ऐसे ही जाते रहे, लेकिन फिर एक वीकेंड के दौरान मेरे भाई का सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट दोस्त जिसका नाम था जिमी, वो डार्क वेब के बारे में हम सबको एजुकेट करना शुरू कर देता है। उस जगह के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करना शुरू कर देता है एंड वहाँ पर बैठे जितने भी लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नई थी एंड काफी ज्यादा नई चीज होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग लग रही थी एंड सबको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। एजुकेट हो रहे थे सारे उन सारी बातों से जो जिमी शेयर कर रहे थे हमारे साथ में। जिमी ने ये भी बताया कि उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबल प्लेस है एंड सबको ये जगह सर्व करनी चाहिए क्योंकि पता नहीं न जाने कितनी टाइप की हिडन चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहती हैं। उसने ये भी बोला कि क्यों ना हम फ्री टाइम के अंदर खुद इस जगह को सर्व करके क्यों ना देखें, एंड ये सारी चीजें सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा हाइप हो गए थे बिकॉज वी ऑल वांटेड टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। मेरे को थोड़ा सा वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी, लाइक एक वो गट फीलिंग होती है ना कि समथिंग इज नॉट राइट, वो मुझे कहीं ना कहीं आ रही थी। लेकिन मैं यहाँ पर मना करके भी क्या ही उखाड़ लेता, मेरी वैसे भी ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, मेरे को ये इंक्लूड करते थे, वो ही मेरे लिए काफी ज्यादा इनफ था। यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती थी, सो आई हैव नो कंट्रोल ओवर देम। बट मैंने इनको बताया तो सही कि मेरे को थोड़ा अनसेफ सा लग रहा है, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो उन्होंने मेरे को एकदम इग्नोर करा, अपना लैपटॉप निकाला, टोर ब्राउजर डाउनलोड करा एंड बेसिकली वो सारे स्टेप्स जो डार्क वेब को सरफेस करने के लिए यूज करे जाते हैं उन सबको फॉलो करा अच्छे से। सारे सेफ्टी वाले प्रोटोकॉल्स जो भी VPN वगैरह एक्स्ट्रा लगाने होते हैं वो सब भी इवन फॉलो करा, क्योंकि जिम्मी को इस बारे में आइडिया था कि ये जगह एकदम बहुत ही ज्यादा सेफ जगह नहीं है एंड मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ में कुछ बुरा हो जाए। सबसे पहली डार्क वेब की वेबसाइट जो ओपन करके दिखाई जिम्मी ने वो बेसिकली डार्क वेब का विकिपीडिया था एंड वहां पर एज यूजुअल कुछ ज्यादा खास हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, उसका बैकग्राउंड वगैरह बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था उस विकिपीडिया से जो कि हम गूगल पर अक्सर देखते ही रहते हैं। लेकिन फिर सर्फ करते करते 5 मिनट से या 10 मिनट बाद ही मान लो हम एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं जो कि इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। अब हमें फील होना शुरू हो गया था कि हम डार्क वेब की डार्क जगहों के अंदर आ चुके हैं। हम लिटरली उस विकिपीडिया वाली वेबसाइट से इस वेबसाइट तक कब पहुंचे, कैसे पहुंचे, मेरे को तो आज ये स्टोरी लिखते वक्त आइडिया भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच चुके थे जिसका जो फ्रंट टाइटल था वो था हाउ टू कुक ए वुमन। एंड ये चीज़ पढ़कर हम बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। लाइक हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस वे में रिएक्ट करना है। मेरी तो लिटरली बोलती बंद हो गई थी, लेकिन मेरा जो कजन ब्रदर था एंड उसका दोस्त जिम्मी था वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअली ले रहे थे इन चीज़ों को एंड उन्हें लग रहा था कि इट इज़ जस्ट फॉर फन। किसी ने मस्ती मजाक में इस वेबसाइट का ऐसा कुछ नाम रखा होगा, ऐसा जिसके अंदर कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे उस वेबसाइट को उन्होंने धीरे धीरे स्क्रॉल करा, लिटरली ऐसी वीडियोस एंड फोटोज से हम बॉम्बार्ड होते गए जिनको देखते देखते जिमी एंड मेरे भाई तक की भी आंखें बड़ी हो गई थी। वो भी ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली में वो देख क्या रहे हैं। एंड इस वेबसाइट का जो नाम था वो अपने नाम के ऊपर पूरा खड़ा हो रही थी। एंड दिस इज, आई एम नॉट सेइंग इन अ प्राउड वे, लाइक एक विमेन को कैसे कट करना चाहिए, कहाँ से सबसे पहले कट करना चाहिए, उसके कौन से बॉडी पार्ट को किस टाइप के बर्तन में पकाना चाहिए, एंड सबसे डिलीशियस उनका बॉडी पार्ट कौन सा होता है, सबसे नॉन डिलीशियस बॉडी पार्ट कौन सा होता है। एवरीथिंग जो हमें कभी देखना ही नहीं था वॉज रिटन ऑल ओवर दैट प्लेस।
सारी चीजें पढ़ने के बाद मेरे को तो उन्होंने हटा ही दिया ये बोलकर कि ये बच्चों की देखने की चीजें नहीं है, तो उधर हो जा, हम अपने आप संभाल लेंगे ये सारी चीजें। मेरे को हटाते ही उन्होंने ऐसा कुछ तो देखा उस वेबसाइट पर, एंड इस टाइम पर मेरी नजर नहीं थी उस लैपटॉप पर। वो नजारा देखते ही उन्होंने फटाफट क्रॉस बटन पर क्लिक करा ब्राउजर के, एंड वहां से एग्जिट हो चुके थे। आई डोंट नो, आज दिन तक भी मेरे लिए मिस्ट्री है कि उन्होंने क्या देखा था, एंड उन्होंने मेरे साथ अभी तक ये चीज शेयर नहीं करी है, बट समथिंग क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग उनके लेवल तक उन्होंने डेफिनेटली देखा ही होगा, क्योंकि ये जो चीजें मेरे को डरावनी लग रही थी उसमें भी वो कंफर्टेबल थे। तो अगर चीज वो मैं नोटिस कर लेता तो मेरा क्या हाल होता मैं बता भी नहीं सकता। एंड ये भी एक कारण है कि मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हूं भी नहीं इन लोगों से वापस पूछने में कि उन्होंने देखा क्या था। एनीवेज, जैसे उन्होंने वो ब्राउजर बंद करा तो जैसे गूगल के ऊपर एड पॉपअप्स नहीं आती हर जगह, किसी भी वेबसाइट पर आप जाओगे तो लेफ्ट में आती है, राइट में आती है, कभी बॉटम में आती है, उसी टाइप की एड पॉपअप सेम टोर ब्राउजर के अंदर वापस आना शुरू हो गई थी। एंड वो टोर ब्राउजर खुद से कैसे ओपन हो गया था आज दिन तक हमें ये भी नहीं पता। हमने एक गलती ये करी कि हमने लैपटॉप शट डाउन नहीं करा था, हमने सिर्फ उस ब्राउजर को बंद करा था, लेकिन वो ब्राउजर वापस ओपन हो चुका था। मे बी शायद हम में से ही किसी ने करा हो, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट उस ब्राउजर के एकदम ब्लैंक पेज के ऊपर अब वो सारी वेबसाइट सर्फ करने के बाद बहुत सारी ऐसी ही एड पॉपअप्स आ रही थी। एंड ये कोई नॉर्मल एड पॉपअप्स नहीं थी जो हम यहाँ गूगल पर देखते हैं, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स वगैरह की। इट वॉज रियली बिजार एंड डिफरेंट। वो सारी एड पॉपअप्स जितनी भी थी उसके अंदर सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे हुए थे, एंड लिटरली उन 4 वर्ड से हमारे पूरे लैपटॉप की स्क्रीन भर चुकी थी। एंड दोस 4 वर्ड्स वर बाय इट इफ यू कैन। जिमी उस एड के ऊपर क्लिक कर देता है ये देखने के लिए कि ऐसा है क्या यहाँ पर। एंड जैसे ही वो उस एड के ऊपर क्लिक करता है तो वो टोर ब्राउजर की एक ऐसी ईबे वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप के एंड डिफरेंट वेट्स के मिस्ट्री बॉक्सेस बेचे जा रहे थे। एंड मैंने तो ऐसी काफ़ी वीडियोस देखी हैं मिस्ट्री बॉक्सेस से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर ही, जहाँ पर इन वेबसाइट्स के थ्रू ही इन लोगों ने, इन यूट्यूबर्स ने बहुत सारे मिस्ट्री बॉक्सेस को मंगाया है, एंड न जाने क्या क्या भयानक चीज़ें निकली हैं इसके अंदर से। एक यूट्यूबर तो मेरे को याद है कि वो अनबॉक्सिंग कर रहे थे एंड उनको एक बहुत ही क्रीपी सी हॉन्टेड डॉल का हेड मिला था, एंड उसी बॉक्स के अंदर उनको काफ़ी सारे रैट्स के स्कल भी मिले थे, एंड वो रियल रैट्स के स्कल थे, कोई प्लास्टिक की चीज़ें नहीं थी। ऐसे ही न जाने कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो पहले मैंने खुद पर्सनली देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, एंड अब तो काफ़ी सारी उनमें से वो वीडियोस अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि वो यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रही थी, बिकॉज द कंटेंट दैट वाज डिलीवर्ड वाज दैट मच डार्क। ये सारी चीजें होने के बाद मेरे कजन ब्रदर की आंखों में देखकर जिम्मी उसको बोलता है कि क्यों ना एक मिस्ट्री बॉक्स हम भी ऑर्डर करके देखें, ऐसा क्या ही निकल जाएगा इसमें से। नेक्स्ट वीकेंड हम सारे लोग मिलकर उसको खोलेंगे, कोई भी उसको पहले नहीं खोलेगा। एंड मेरा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस टाइप का पर्सन था एंड काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग भी था। मैं तो लिटरली अभी तक ऑलरेडी डेड हो चुका था अंदर से ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद, बट दे स्टिल हैव एनर्जी टू डू थिंग्स लाइक दैट। लाइक आई डोंट नो वेयर they were going with all this। मेरे को पता था कि वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा उसकी ये बात सुनने के बाद कि प्लीज ऐसा मत करना। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर न जाने कितने टाइप के क्रिमिनल्स अपनी ही चीजों को भेज देते हैं, अपने मर्डर एलिमेंट्स को, जिन चीजों से, जिन टूल से उन्होंने किसी का मर्डर करा होता है वो तक डाल के भेज देते हैं, एंड हम सीरियस केसेस के अंदर भी फंस सकते हैं इस चीज की वजह से। एंड डार्क वेब के केसेस को रिपोर्ट करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि सामने भेजने वाला कौन है वो पुलिस को वैसे भी कभी नहीं पता चलने वाला। ये सारी चीजें बोलने के बावजूद भी उन्होंने बस मेरी आंखों में देखा, दोनों बहुत तेज हंसने लगे एंड आई जस्ट न्यू कि ये होने ही वाला था। सो मैंने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया, मैं अपना सोने चला गया एंड उनकी पीठ पीछे क्या कन्वर्सेशन हुई आई रियली डोंट नो। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे कजन ब्रदर ने मेरे को बताया कि जब तू सो रहा था तो हमने $200 के एक मिस्ट्री बॉक्स की कॉन्ट्री करके एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है उसी वेबसाइट पर जहां पर हम रीडायरेक्ट हो गए थे कल रात को। ये बात सुनने के बाद मैंने बस नॉड कर दिया, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करा। वैसे भी मेरी बात का कोई इन्फ्लुएंस तो इनके ऊपर होना ही नहीं था। सो आई जस्ट वोक अप, इसकी बात को नोट करा एंड मैं अपना काम पर जाने के लिए रेडी होने चला गया। अगले दिन की शाम को मेरे कजन ब्रदर के फोन के ऊपर एक एनोनिमस नंबर से एक मैसेज आता है कि उनको जो पार्सल रिसीव होने वाला है वो बहुत ही जल्दी उनको मिल जाएगा एंड थैंक यू फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर विद देम। एंड उन्होंने $200 के लिटरली बिटकॉइंस जो है खरीदे थे ऑनलाइन डार्क
वेब के ऊपर पेमेंट करने के लिए। एंड ये जो भी आइटम आने वाली थी एकदम नॉन रिफंडेबल थी एंड कोई भी रिटर्न इसके ऊपर मेंशन ना किया हुआ था। एंड आई नो कि ना ही ये चीजें वापस होने भी वाली थी। एंड ये चीज तो हम सबको ही पता है कि डार्क वेब के ऊपर आप बिटकॉइंस के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हो। लेकिन द क्रीपी थिंग इज कि उस मैसेज के साथ में एक और मैसेज था जहां पर लिखा हुआ था कि पार्सल जो है हमारे घर तक डिलीवर ही नहीं होगा। ये जो पार्सल है ये एक ऐसे वेन्यू के ऊपर डिलीवर होगा जो तब तुम्हें मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि कहां पर से तुम्हें पिकअप करना है जब ये पार्सल तुम्हारे नियरेस्ट कोरियर स्टेशन के ऊपर पहुंच जाएगा। एंड वो स्टेशन भी कौन सा होगा कौन सा नहीं, कौन से ट्रैकिंग आईडी होगी, कौन से कोरियर प्लेटफॉर्म के जरिए हमें ये चीज मिलने वाली है, कुछ भी मेंशन नहीं था। मुझे तो एक बहुत ही ज्यादा शैडोई सा ट्रैप लग रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई बंदा हमें अपनी पोजीशन में ही ना ले ले अगर हम उनकी बताई हुई लोकेशन पर क्यों नहीं जाते। मैंने अपने भाई को बोला कि यार चल गए $200 भाड़ में गए, ये रिस्क अभी भी हम अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज इग्नोर एवरीथिंग। मेरा भाई बोलता है कि तू इतना डरता क्यों है, अब उनको इतना कुछ तो हमारे बारे में वैसे भी पता चल ही चुका है। एंड आई एम श्योर कि उनको मेरे एड्रेस के बारे में भी पता चल ही गया होगा। सो अगर हम इग्नोर करने की भी कोशिश करेंगे तब भी हमारे साथ में कुछ बुरा हो ही सकता है। सो व्हाई नॉट कि हम इनके रूल्स को ही फॉलो करके उस चीज तक पहुंच जाएं जिस चीज के लिए हम इतना ज्यादा इतने दिनों से क्यूरियस हो रहे हैं। एंड ये बात सुनकर आई काइंड एग्रीड टू इट कि हमारी लोकेशन की जगह ऑलरेडी उसके तरफ पहुंच गई होगी जो भी वो एनोनिमस पर्सन हमें ट्रीट कर रहा है या फिर जो भी मैसेजेस भेज रहा है। सो इस टाइम पर कुछ भी सेफ्टी वाली चीज हमारे लिए नहीं रह गई है। फ्राइडे की रात को फाइनली हमें वो मैसेज रिसीव हो जाता है वीकेंड से जस्ट 2 दिन पहले कि वो पार्सल हमें किस जगह से पिकअप करना है। हम जियो लोकेशन जो हमें भेजी गई थी वहां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए थे, अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। मैं और मेरा ब्रदर मैट, हम दोनों ही थे सिर्फ कार में। मैं साथ में इसलिए गया था बिकॉज मैं ये चाहता नहीं था कि कुछ भी अगर अजीब चीज होती है तो वो अकेला बिल्कुल भी फील ना करे। जिस जियो लोकेशन को ट्रैक कर हम पहुंच चुके थे वहां पर एक छोटा सा ब्रिज था एंड उस ब्रिज के नीचे से एक छोटी सी रिवर जा रही थी। मेरा भाई इस जगह को देखकर ही पहचान जाता है एंड बताता है कि हम यहाँ पर मेरे दोस्तों के साथ में कितनी बार ऑलरेडी आ चुका हूँ पीने के लिए एंड हमने यहाँ पर बहुत बार एंजॉय भी करा है। दिस प्लेस इज नॉट न्यू फॉर मी। हमने अपना करीब आधा पौना घंटा वेस्ट करा होगा इस चीज के ऊपर यहाँ पर खड़े खड़े। लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे जब हम बहुत ज्यादा बोर हो गए थे तो मेरा कजन ब्रदर मेरे को बोलता है कि यार मेरे को लगता है हमने हमारे पैसे वेस्ट कर दिए हैं, किसी ने हमारा पक्का उल्लू बनाया है, भाड़ में गई $200, वापस घर चलते हैं, हम यहाँ पर पूरी रात थोड़ी ना वेट करते रहेंगे उसका। जैसे हम अपनी गाड़ी यूटर्न मारने की कोशिश कर रहे थे उस रोड से तो गाड़ी की हेडलाइट जैसे ही वहां पर एक बाउंड्री वॉल थी रिवर के पास में उसके ऊपर गिरती है तो हम देखते हैं कि वहां पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है जो कि अंधेरे की वजह से हमें पहले नहीं दिखा था। वो बॉक्स पूरा का पूरा ब्लैक स्प्रे कैन से पूरा पेंट किया हुआ था एंड क्योंकि अंधेरे का टाइम था एंड वो बॉक्स खुद भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक था, इसकी वजह से आते जाते तो हमें वो दिखा ही नहीं। एंड अगर ये हेडलाइट्स की रोशनी कोइंसिडेंटली यहाँ पर नहीं पड़ती तो हमें अभी भी नहीं दिखता। बट ये बॉक्स कोई छोड़कर काफ़ी टाइम से गया हुआ है या फिर हमारे पीठ पीछे कोई अभी ही रख कर गया है, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं हुआ। हम ज़्यादा दिमाग लगा भी नहीं रहे थे इस चीज़ के ऊपर टू बी ऑनेस्ट। हम उस बॉक्स को उठाते हैं ये समझ कर कि ये डेफिनेटली हमारे लिए ही होगा। बॉक्स को उठाते ही वो काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रहा था। डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान तो अवेलेबल था लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लग रहा था हमें। एनीवेज हमने जैसा कि प्लान करा था कि हम सारे मिलकर ही इस बॉक्स को खोलेंगे एंड नेक्स्ट डे वीकेंड ही था सो हमने वेट करा सबका एंड हम सेफली वो बॉक्स जो है घर तक अपने वापस ले गए थे। सारे दोस्त मेरे ब्रदर के एज यूजुअल 7 बजे के अराउंड में इकट्ठा हो जाते हैं एंड 7:30 बजे के अराउंड में शाम के हमारा टेबल पूरा सज चुका था। स्नैक्स, ड्रिंक्स, टीवी के रिमोट्स, एसी के रिमोट्स, सारी चीजें उसी टेबल के ऊपर हमने फेंक रखी थी। एंड इस टाइम पर एक एडिशन एक्स्ट्रा था, वो बॉक्स जो हम उस ब्रिज के पास से कल उठा कर लेकर आए हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा फिर से वही अजीब सी गट फीलिंग आ रही थी, लिटरली 3-4 टाइम्स मोर बैड फीलिंग जब हम उस डार्क वेब की वेबसाइट्स को सर्व कर रहे थे तब आई थी। एंड एज ऑलवेज मेरी कोई बात सुनने नहीं वाला था तो मैं बस खुद से ही अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा के रख रहा था। जो भी वो बातें बोल रहे थे उसके बीच में हल्का हल्का स्माइल करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। 9-9:30 बजे के अराउंड में इनकी पार्टी चलती है एज यूजुअल। वो बीच में बिल्कुल भी हरी अप नहीं करते कि हमें अभी खोलना है या
करना है, वो पहले अपना एंजॉय करते हैं अच्छे से, एंड देन जब करीब 9:30 बज चुके थे रात के, तब वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं एंड अब हम प्लान करते हैं कि इसको खोलने का टाइम आ चुका है। सारे एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं एंड मैं थोड़ा सा दूर ही बैठा था बिकॉज आई वॉज डेफिनेटली नॉट एक्साइटेड फॉर वॉट आई वॉज गोइंग टू सी। अब उस बॉक्स को फाइनली जिमी एंड मेरा ब्रदर ओपन करना शुरू कर देते हैं। जैसे उस बॉक्स को ओपन करा तो सबसे पहले हमें जस्ट एक बेल्ट देखने को मिलती है, लेकिन इस बेल्ट का जो लेदर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम लिटरली किसी एनिमल की स्किन को, जो कि प्रोसेस्ड नहीं है बिल्कुल भी, उसको टच कर रहे हैं। इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा था एंड स्मेल तो लिटरली पूछो ही ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद हमें कुछ वुमेन के हैंड बैग्स मिले, पेयर ऑफ सॉक्स मिली, वॉलेट्स मिले, कुछ लड़कियों का और थोड़ा बहुत सामान मिला, लेकिन एक चीज़ सारों में कॉमन थी, सबका ही रंग बहुत ही ज़्यादा पेल सा स्किन से कलर का था। एंड जब हमने इन सारी चीज़ों को निकाल कर टेबल पर रखा तो मेरे ब्रदर के दोस्त जिम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो एक ऐसी चीज़ नोटिस कर लेता है जिसको जब हमने नोटिस करा तो लिटरली वी ऑल वर स्वेटिंग इवन दो एसी पूरा अच्छे से चल रहा था। जिम्मी ये चीज़ बताता है कि तुमने देखा इस बेल्ट के ऊपर बाल उग रहे हैं, इवन इस वुमेन के वॉलेट के ऊपर भी छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हमने इस चीज़ को रियलाइज़ करा, हम सारे के सारे बैफल्ड रह चुके थे। हमारे माइंड ने प्रोसेस करना ही बंद कर दिया था चीज़ों को, एंड हम समझ गए थे कि ये सारी की सारी चीज़ें किसी एनिमल के लेदर से नहीं बनी हुई हैं, बल्कि ह्यूमन के स्किन की मदद से बनी हुई हैं। एंड जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमने रखी हैं इस मिस्ट्री बॉक्स में से निकाल कर, इन सभी का स्किन कलर सेम है, यानी कि किसी एक पर्सन की स्किन ही सारी इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। हमने जैसे इन हेयर्स वाली चीज़ को नोटिस करा, जिम्मी और मेरे भाई ने फटाफट सारी चीज़ें लिटरली स्लाइड बैक इन कर दी उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर ही। मेरा भाई मैट लिटरली तो ये चीज़ देखकर रोना ही शुरू कर देता है एंड जोर जोर से बोलने लगता है कि अब तो हम पुलिस केस में पक्का फंसेंगे ही, हमारे पास कोई भी जवाब देने को भी नहीं होगा, अब हम क्या करें, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी हमने एंड ऑल दैट स्टफ। सब लोगों ने उसको शांत करने की कोशिश करी एंड इवेंचुअली उसने रोना तो बंद कर दिया था। जैसे ही वो थोड़ा रोना बंद करता है तो मैं अपने भाई को आइडिया देता हूँ कि यार अब हमें ना इस चीज़ को खुद पुलिस को ही हैंडल कर देना चाहिए। एटलीस्ट जो भी हमारे ऊपर फाइल चार्जेस वगैरह लगेंगे खुद से हम जाएंगे तो कम लगेंगे, लेकिन अगर पीछे से किसी ने ये सारी चीज़ें बता दी ना हमारे बारे में तो वी आर लिटरली डेड। ये चीज़ सुनते ही मेरा भाई मेरे को गुस्से में बोलता है कि तू तो चुप ही कर जा, तू सबसे ज़्यादा बेकार आइडिया ही दिया कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। इतने में ही हम सारे लोग जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, 7 के 7 लोगों के फ़ोन में एक मैसेज आता है जब ये सारी चीज़ें चली रही थी, एंड वो मैसेज भी एक एनोनिमस नंबर से ही था। एंड उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, जो सामान आपको ईबे से मिला है वो हमने ही बनाया है एंड हमारी वेबसाइट का नाम है द ह्यूमन लेदर। एंड उसके अंदर एक टोर ब्राउज़र का URL भी था जो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट के ऊपर उनको लाकर रख देगी, ना कि ईबे के ऊपर से तुम सामान लोगे उनका। लाइक इट वॉज अ डायरेक्ट लिंक टू बाय ह्यूमन मेड आइटम्स फ्रॉम द डार्क वेब वेबसाइट। हम सब ने ये मैसेज पढ़कर हमारे फ़ोन साइड में रख दिए थे। मेरे भाई के सारे दोस्त उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे एंड वो एक प्लान के साथ आते हैं कि हमारे गार्डन एरिया के अंदर एक गहरा खड्डा खोद कर ये सारी चीज़ें वो डिस्पोज कर देंगे। एंड क्योंकि ये ह्यूमन स्किन से ही बना हुआ है तो कुछ ही टाइम में ये सारा सबूत गायब भी हो जाएगा अपने आप। जैसे ये सारी चीज़ें वो सारा प्लान डिस्कस कर ही रहे थे, मेरे माइंड में बस एक ही थॉट दौड़े जा रहा था कि सिर्फ पहले मेरे कज़न ब्रदर के फ़ोन के ऊपर ये मैसेजेस ही आते थे ये पार्सल डिलीवर होने से पहले, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रिसाइजली सिर्फ हम 7 लोगों को ही डिलीवर होने के बाद ये मैसेज क्यों मिलता है। एनीवेज इस थॉट को अगर साइड में रखें तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही करते हैं एंड सारे एक सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ये प्लेज लेते हैं कि आज के बाद से वो डार्क वेब से कुछ मंगाना तो छोड़ो, कोई भी यहाँ पर फन के लिए भी, क्यूरियोसिटी के लिए भी इसको कभी सर्व नहीं करेगा। दिस वॉज एंड ऑफ इट।
शाम का वक्त था, मैं अपने जिम से अपने अपार्टमेंट में आया एंड जैसे ही मैंने लाइट्स को ऑन करा तो मुझे वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ फील हो रही थी। मुझे इस अपार्टमेंट में से एक ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही थी जो कि मेरे लिए थोड़ी बहुत फैमिलियर थी, मैंने ऐसा कुछ पहले स्मेल किया हुआ था, लेकिन इस अपार्टमेंट में ऐसी स्मेल आना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो रहा था। मैं इस स्मेल को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, इवन दो बाकी सारी चीज़ें जैसे मैं छोड़ कर गया था बिल्कुल वैसी ही थी एग्जैक्टली। मैं अपने भाई डेकर के साथ में रहता होता था एंड मेरे को लगा कि कहीं ये उसकी कोई हरकत तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसी स्मेल पूरे अपार्टमेंट में फैली हुई है, लेकिन जब मैंने उसको अपार्टमेंट में अपने आवाज़ दी तो कोई भी रिप्लाई मुझे सुनने को नहीं मिला, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खाली खाली भी फील हो रहा था अपना घर। मुझे उस शाम को डेफिनेटली कुछ ऐसा सेंस हो रहा था कि डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी वजह से मैंने अपना जिम का बैग साइड में रखा, अपनी जैकेट साइड में रखी, एक बेसबॉल बैट उठाया सिक्योरिटी के लिए एंड आसपास ढूंढने लग गया। बेसबॉल वाले बैट को उठाकर मैंने धीरे धीरे अपने लिविंग रूम की तरफ चलना शुरू कर दिया था। मैं जैसे ही लिविंग रूम के अंदर पहुंच गया था मैंने तुरंत ही वहां की लाइट्स ऑन कर दी थी, इस उम्मीद में कि अगर वहां पर कोई मौजूद होगा तो अपने बेसबॉल बैट को दिखाकर मैं उससे डरा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट्स को ऑन करा तो जो नज़ारा मैंने देखा वो देखने के बाद मैं लिटरली शिवर्स के अंदर चला गया था। मैंने देखा कि मेरा भाई डेकर वहां के काउच के ऊपर लेटा हुआ है, उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फोर्सफुली ओपन है एंड उसकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट टीवी की तरफ देख रही थी बिना ब्लिंक करे हुए। लेकिन द थिंग इसकी टीवी में कुछ चल नहीं रहा था, वो एकदम नो डिस्क सिग्नल टाइप चीज हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं डेकर के पास में गया तो जो नज़ारा मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मैंने देखा कि डेकर की नेक कटी हुई थी एंड इतनी डीपली उसकी स्किन को कट किया हुआ था कि मेरे को उसकी इवन कार्टिलेज भी बेयर आइज से दिख रही थी। मैंने अपना बैट तुरंत नीचे रखा, मैं उसके पास में पैनिक करता हुआ गया, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्ड ऑब्वियसली मेरे को नहीं मिलने वाला था। ब्लड वगैरह देखकर मेरा बहुत ज़्यादा जी वगैरह घबराना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा पेट बहुत ज़ोर से दर्द होने लग गया था, मैं अपना सर पकड़कर एक कॉर्नर में बैठ गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, किसने ये सब करा। जब मैं डेकर की बॉडी के सामने नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था, रो रहा था बहुत तेज तेज, तभी मेरे को अचानक से ये चीज़ भी फील होती है कि मेरे पीछे कोई मौजूद है एंड जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक हाथ मेरे कंधे पर आ जाता है। उस हाथ ने मेरी शर्ट से खींचकर मेरे को सीधा ज़मीन पर गिरा दिया एंड वो इतनी तेज उसने गिराया कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए तो बेहोश ही हो गया था। एंड जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक 6 फुट का 200-250 किलो का मिनिमम एक इंसान, एक बॉडी बिल्डर मेरे ऊपर खड़ा हुआ था, जिसके एकदम ऑरेंज बाल थे, उसकी थोड़ी बहुत दाढ़ी उसने रखी हुई थी एंड उसका फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स एंड कट्स वगैरह भी मौजूद थे। जैसे मेरे को होश आया, जैसे मैं थोड़ा सा उठा, इतने में ही एक और आदमी जो देखने में इटालियन या ग्रीक सा लग रहा था, हल्का सा उसका जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन था कंपेयर टू द गाय जो कि बॉडी बिल्डर था, वो पास में आया। उन दोनों क्रिमिनल्स ने आर्थर को बताया कि तुम्हारा जो भाई था डेकर वो हमें $4,18,000 ओन करता होता था एंड बहुत ज़्यादा टाइम से ये हमें ये अमाउंट ओन कर रहा था, लेकिन ये अमाउंट वापस करने में हमेशा नाकाम हो रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको आज विजिट ही कर लिया। लेकिन आज भी जब इसने हमें ये अमाउंट नहीं दी तो इसका असर ऐसा होना ही था। जो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला आदमी था, जो आर्थर को थोड़ा इटालियन सा लग रहा था, उसने बाद में ये भी बोला कि हमने तुम्हारे भाई को तो मार दिया है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है एंड जो $4,18,000 उसको हमें देने थे अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम बन चुकी है एंड हम तुम्हें 1 महीने का टाइम देते हैं, अगर तुम हमें हमारा पैसा नहीं पे कर पाए तो तुम्हारा भी यही असर होगा जो कि तुम्हारे भाई डेकर का हो रखा है। आर्थर ने बोला कि मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ एंड इतनी बड़ी अमाउंट मैं कहाँ से तुम्हें दे पाऊंगा। इसका रिप्लाई देते हुए वो दोनों सार्केस्टिकली बोले कि तुम्हें हमारे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये जान लो कि आई एम स्लेज एंड ही इज हैमर। इन सब के बीच में जैसे ही आर्थर कुछ भी ट्राई करता था बोलने का तो जो हैमर नाम का बंदा था, जो कि एग्जैक्टली सच में उसका नाम ऑब्वियसली नहीं होगा, ये सार्केस्टिकली बोल रहे थे उसको, लेकिन वी डोंट नो द रियल नेम, सो हैमर नाम का जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा ग्रंट करके या फिर बहुत ज़्यादा उसको एग्रेशन दिखाकर वापस ज़मीन पर गिर देता था। लेकिन स्लेज ने उसे बोला कि तुम्हारे पास तो अच्छी खासी नौकरी है बैंक की, तुम्हारे पास अच्छा खासा दिमाग है कि लोगों के पैसे कैसे वापस करने होते हैं, लेकिन वो जितनी मर्जी बातें बोल लेता, मेरे को पता था कि मैं इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता एंड यही चीज़ मैंने भी उसको बोल दी। लेकिन बारी बार जब मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा था तो इन दी एंड वो थोड़ा एग्रेशन में आ रहे थे, तो लास्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया। स्लेज मेरे पास पर आया, उसने मेरी छाती पर 3 बार पैट करा एंड वहां से चला गया, सिर्फ 2 शब्द बोलकर चला गया, 1 महीना। जाते जाते स्लेज ने तो अपनी बात खत्म कर दी थी, लेकिन हैमर ने मेरी तरफ एक कार्ड को फेंका एंड कार्ड को फेंकते वक्त बोला कि
तुम्हें पता होगा कि तुम्हें हमें कब कॉल करना है, एंड अगर तुम्हारा कॉल नहीं आया, अगर हमारा ही आया, तो वो तुम्हारे लिए लास्ट कॉल होगा तुम्हारी लाइफ का। एंड अगर इसमें पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्म हुआ, पुलिस को कुछ भी हल्का सा भी हिंट गया, तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। एंड अगर हमें पता लगा तो तुम्हारे भाई से भी ज़्यादा बुरा हाल करेंगे हम तुम्हारा। इतना सब कुछ सुनने के बाद स्लेज किसी से बात कर रहा था एंड हैमर मेरी तरफ ही नज़र बनाए हुए रखा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर, अपने भाई का खून हर जगह फैला हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। मेरा जी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, लेकिन मेरे को डर भी लग रहा था कि मैं उठकर अगर कहीं पर गया तो ये लोग मेरे को अभी मार ही ना दें। तो मैंने हैमर नाम के उस बंदे से पूछा कि क्या मैं रेस्टरूम जा सकता हूँ, तो उसने मेरे को सार्केस्टिकली ही रिप्लाई किया कि तुम्हारा घर है, जो करना है करो, मेरे से क्या पूछ रहे हो। तो मैं सुनते ही फटाफट खड़ा हुआ, बाथरूम की तरफ गया एंड मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह भी निकल रहा था मेरी नोज़ के अंदर से। मैं काफ़ी देर तक बाथरूम में ही था, लेकिन जब मैं वापस आया तो ना वहाँ पर डेकर की बॉडी मौजूद थी, ना वहाँ पर कोई भी ब्लड स्टेन मौजूद था, एंड ना वहाँ पर वो दोनों भी मौजूद थे। लेकिन एक और हैरानी की बात जो मैंने नोटिस करी, जो मैंने बाथरूम में जाते ही नोटिस नहीं करी थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फेंट सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे को वॉमिट्स हो रही थी, वो ये थी कि जैसे ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, हल्का सा मेरे को रिलीफ मिली इन सब चीज़ों से, तो मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड फैला हुआ है कंपैरेटिवली जो लिविंग रूम में था। एंड ऑब्वियसली ये नज़ारा देखकर मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि इन्होंने मेरे भाई डेकर का मर्डर मेरे बाथरूम में ही करा है। उसके बाद में उसकी बॉडी को जस्ट वहाँ पर लाकर रख दिया था। ये सारा सिनेरियो क्रिएट करा था उन्होंने। मेरी अभी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं अपने बाथरूम में जाकर वो सारा मेस जो फैलाया है इन्होंने वो जाकर साफ़ करूँ। इस वजह से मैं जस्ट अपने रूम में गया, ये सारा सिनेरियो जो हुआ इसके ऊपर मैं बस रोए जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था, क्योंकि मेरे को ये भी डर था कि अगर मैंने किसी को बताया तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग मेरे को लग रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देंगे अगर मैंने किसी को भी इन्फॉर्म करा तो। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था वो ये था कि अगले दिन जब मैं उठा तो जो बाथरूम में मेरे ब्लड फैला हुआ था मेरे ब्रदर डेकर का, वो भी अब मिराकुलसली क्लीन हो चुका था। मैं अगले दिन रेस्ट करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। सोच रहा था कि कहाँ से पैसे इकट्ठे करूँगा अपने भाई का वो कर्ज उनको पे करने के लिए। मेरी तो इवन एनुअल इनकम भी 6 फिगर्स की नहीं है, तो मैं कहाँ से इतने पैसे सेव कर पाऊँगा कि इन्हें लौटा पाऊँ, वो भी सिर्फ 1 महीने के टाइम में। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। इवन दो मेरे पास $80,000 सेविंग्स में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ ही परसेंटेज बनेगा 4,18,000 का। ये सब चीज़ें सोचते सोचते कि मैं पैसे कैसे जुगाड़ूंगा, मेरे पास कितने पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, मैं काउच पर लेट गया। अब ये पैसे इकट्ठे करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया, अपने फैमिलीज़ के पास में गया, बैंक्स के पास में गया, मैंने लोन्स लिए, उधारी ली लोगों से। एंड कहीं ना कहीं मैं अभी इतने पैसे इकट्ठे कर चुका था कि सिर्फ $2 लाख और चाहिए थे मेरे को। लेकिन वो सिर्फ अमाउंट नहीं है, वो मेरे 2 साल की इनकम के बराबर है। तो मैं वो कहाँ से इकट्ठा करता, अभी भी 2 लाख शॉर्ट पड़ रहे थे। एंड जो मार्केट में मेरी वैल्यू जा रही थी इतने लोगों के सामने ऑलमोस्ट भीख जैसा मांगते हुए इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स का, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। लेकिन अपनी जान के लिए एंड अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए मेरे को ये सब करना पड़ ही रहा था। लेकिन जब मैं ऑलमोस्ट $2 लाख इकट्ठे कर चुका था तो मैंने सोचा कि एक बार मैं कांटेक्ट करने की उनको ट्राई करता हूँ, शायद वो मान जाएं, शायद वो आधी अमाउंट के ऊपर मान जाएं। लेकिन जैसे ही मैंने उस कार्ड के ऊपर जो सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ था उस पर कॉल करा, मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मैंने आधे पैसे जुगाड़ लिए हैं, क्या तुम इतने में सेटिस्फाई हो जाओगे? तो सामने से एक बहुत ही डीप ग्रंट के अंदर एक पर्सन बस 3-4 बार हंसा एंड उसने फ़ोन रख दिया। मैं समझ गया था कि दिस वॉज एब्सोल्युटली अ नो। इस वजह से मैं और भी बहुत सारे साइड इनकम्स या फिर इनकम जनरेट करने के सोर्सेज ढूंढ रहा था। एंड इतने में ही मेरे को इंटरनेट के डार्क वेब के बारे में पता चला। डार्क वेब के बारे में मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी, मैं कभी भी नहीं गया था उसके ऊपर। मैंने सुना ज़रूर हुआ था इसके बारे में, एंड मैंने ये भी सुना हुआ था कि लोग कैसे वहाँ पर अलग अलग टाइप की चीज़ें सेल कर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। वहाँ पर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर पहुँचा जहाँ पर मेरे को काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी जहाँ पर मैं ड्रग सेलिंग कर सकता था, चोरी वगैरह कर सकता था बड़ी बड़ी चीज़ों की, या फिर इवन क्राइम ऐसे कर सकता था जिसमें मैं पर्सनल असैसिनेशन की तरह भी हायर किया जा सकता था। लेकिन ये सारी जॉब्स मैं नहीं ले पाया किसी रीज़न की वजह से। लेकिन ये सारी वेबसाइट एक्सप्लोर करते करते मैं वहाँ की एक ब्लैक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर पहुँच गया था, जिसको मैंने जब थोड़ा सा एक्सप्लोर करा
था। तो मैंने वहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन देखा जिसके अंदर क्लियरली ये मेंशन था कि मैं अपनी ही बॉडी बेचकर काफ़ी अच्छा अर्न कर सकता हूँ। एंड मैं एक 30 ईयर्स ओल्ड का मेल काफ़ी फिट पर्सन था, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली मेरी वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी मेरे को। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसको अपनी बॉडी का कोई पार्ट सेल करना था, लेकिन ऐसा नहीं था। इट वॉज मोर लाइक अ मेल प्रोस्टिट्यूशन सर्विस फॉर ओल्ड एज विमेन या फिर बहुत ही ज़्यादा रिच विमेन जो कि ऐसे लड़के ढूंढ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फिट हों एंड दिखने में अच्छे भी हों। तो मैंने ये प्लान किया कि वाई नॉट मैं अपनी बॉडी को यहाँ लिस्ट कर दूं, एंड मैंने ऐसा किया भी इस उम्मीद में कि कोई बहुत ही अमीर सी लड़की या फिर कोई ऐसी ओल्ड एज लड़की जिसको पैसों से इतना मतलब नहीं हो, वो मेरे को बुलाए, मैं उसके घर पर जाऊँ एंड उसके घर में मैं स्काउट करूँ कि मैं क्या क्या एक्सपेंसिव आइटम्स चुरा सकता हूँ, जैसे ज्वेलरी, मनी एंड ये सब करते करते वो जो $2 लाख की पेंडिंग अमाउंट है वो मैं रिट्रीव कर लूँ कैसे ना कैसे करके। ये सारा आइडिया मेरे माइंड में चल रहा था इस टाइम तक। अब मेरे पास एक यही ऑप्शन बचा था वो बचा हुआ अमाउंट इकट्ठा करने के लिए। इसी वजह से मैंने अपनी ऑफिस से भी इमरजेंसी लीव्स ले ली थी काफ़ी सारी, ताकि मैं ये काम को शुरू कर सकूं। टू बी ऑनेस्ट, जितना ज़्यादा मैं डर रहा था, जितना ज़्यादा मेरे को हार्ड लग रहा था ये काम, ये उतना हार्ड नहीं था। मैंने डार्क वेब के ऊपर एक मेल एस्कॉर्ट साइट पर अपनी जो प्रोफाइल थी वो भी बहुत जल्दी बना ली थी। काफ़ी सारे मेल्स ने अपनी प्रोफाइल वहाँ पर बनाकर डाली हुई थी एंड जितने क्वोट्स, जितने की कोटेशंस उन लोगों ने अपने बॉडी के प्राइजेस रखे हुए थे उसके आसपास का मैंने ही रख लिया था। एंड ऐसा करने के जस्ट अगले ही दिन ही मेरे को मेरी मेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आता है एंड उस मेल के अंदर मेरी सर्विस की डिमांड हो रही थी एंड उसके साथ ही साथ मेरे को जिस लेडी ने बुलाया था उसकी टाइम, जगह, नाम सब कुछ मेंशन भी किया हुआ था। मैंने जब उस लेडी की पिक्चर को देखा तो मुझे वो अराउंड 40 की एज के आसपास की लग रही थी एंड वो एक ब्लॉन्ड गर्ल थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव भी लग रही थी। मेरे माइंड में बस ये सब प्रोसेसेस चल रहे थे कि मैं वहाँ पर जाकर क्या क्या चीज़ें चुरा सकता हूँ, कैसे अपने पैसे और ज़्यादा बना सकता हूँ। एंड ये सोचता सोचता मैं उसकी लोकेशन पर जब पहुँचा तो मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वियर्ड सी गट फीलिंग आ रही थी। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं ये कोई सेटअप तो नहीं है मेरे को हार्म पहुँचाने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो कोई घर वगैरह नहीं है, वो एक होटल है जो कि काफ़ी ठीक ठाक अच्छा होटल था। एंड मैं भी अपने साथ में बहुत ज़्यादा कम पैसे कैरी करके लाया था, इस वजह से ही कि शायद मैं ही यहाँ पर कहीं रॉब्ड आउट ना हो जाऊँ। मैं उस होटल के रूम में गया। उस होटल के रूम में एज़ यूजुअल जो मेंशन था वो लेडी वहाँ पर मौजूद थी। 1 घंटे तक उसने मेरी सर्विसेज यूज़ करी। वहाँ से मैं निकल गया एंड इतने में ही मेरे को एक और ईमेल आ जाता है, मेरी सर्विस को कोई एक और लेडी डिमांड कर रही थी। ऐसे करते करते 1 हफ्ते में मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आई एंड मैं काफ़ी सारी रिक्वेस्ट को उनको फुलफिल भी कर चुका था। डेकर के वो सारे सिनेरियो के बाद, स्लेज और वो हैमर नाम के बंदे से मिलने के बाद, उनकी धमकियां खाने के बाद, उनकी मार खाने के बाद पहली बार लाइफ में मेरे को वापस ऐसा फील हो रहा था कि ये ट्रैक पर आ रही है एंड मैं शायद अब पैसे इकट्ठे कर पाऊँगा जो कि उसको देने हैं मुझे। बहुत सारी लड़कियां मेरा बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी करती थी। मेरे साथ में BDSM जैसी बहुत ज़्यादा वल्गर एक्टिविटीज़ भी वो किया करती थी, लेकिन वो उसका डेफिनेटली मेरे को ज़्यादा पे करती थी तो मैं उनको अलाउ कर देता होता था। लेकिन ये सब करते करते मैं अपनी ही नज़रों में बहुत ज़्यादा गिरे जा रहा था, क्योंकि मैं इस टाइप का लड़का बिल्कुल भी नहीं था जो इस चीज़ को इन्जॉय कर सकूँ। माई ओनली मोटिव वॉज टू पे देयर प्राइजेस जो कि उनका भाई उसे काफ़ी टाइम से ओन कर रहा है। स्टिल मैंने एक बार इसी बात को चूज करके रखा हुआ था बिकॉज आई वॉज अर्निंग मच डिसेंट फ्रॉम हेयर कंपेरेटिवली टू माई बैंक जॉब। एंड कहीं ना कहीं जो मेरे सर्वाइवल एंड फैमिली की सेफ्टी की बात जब आ रही थी तो मेरे को ऐसा करना पड़ ही रहा था। अराउंड 1.5-2 हफ्ते बीत गए थे एंड काफ़ी सारी फीमेल्स मेरी सर्विस से खुश भी थी एंड मेरे को बहुत सारे सर्विसेज देने का ऑफर भी मिला एंड मैंने उनको फुलफिल भी किया। ऐसा करते करते ही अराउंड 2 हफ्ते बाद ही मेरे को लोरेन नाम की एक लेडी का भी मेल आ गया था एंड उसने मुझे अपने मेंशन के अंदर बुलाया। वहां पर उसने एक छोटी सी मैस्करेड पार्टी भी रखी हुई थी एंड मेरे से उसने रिक्वेस्ट करा कि मैं एक फैंसी सा मास्क भी पहन कर आऊँ उस पार्टी के अंदर। मैं पार्टी का नाम सुनकर थोड़ा ऐसा हो गया कि कितने सारे लोगों के बीच में मेरे को जाना पड़ेगा, तो मैंने उससे ये चीज़ क्लियर करी कि मैं अपनी सर्विसेज सिर्फ एक ही लेडी को प्रोवाइड कर सकता हूं। तो उसने मेरे को ये चीज़ कंफर्म करी कि सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारी सर्विसेज लेंगी, ये पार्टी तो बस तुम्हारे लिए एक एडिशनल बेनिफिट है मेरी तरफ से। मैं जब उस मेंशन के बाहर पहुंच गया था तो वहां पर 2 सूटेड आदमी ने मेरे को रोका एंड मेरे बारे में पूछा एंड मैं जब अंदर की तरफ चला गया फाइनली ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, तो मैंने देखा कि मेंशन के जस्ट बाहर कुछ अजीब से स्टैचूज बने हुए थे जो कि ग्रीक गॉड्स एंड माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड उनमें से कुछ स्टैचूज काफ़ी ज़्यादा क्रीपी भी
थे, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करा, ये सोचते हुए कि अमीर लोगों के डिज़ायर्स अलग ही होते हैं एंड वो कहीं पर भी पैसा लगाएं, उनका पैसा उनकी मर्जी। जब मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर हर टाइप की फैंसी कार मौजूद थी एंड सिर्फ मेरी ही एक ऐसी वहाँ पर सिंपल सी सेडान मौजूद थी जो कि बहुत ही अलग लग रही थी उन सब से। मैं अपनी गाड़ी में ही सूट वूट डालकर रेडी हो गया था जितना मेरे को होना था एंड अपना मास्क पहनकर मैं उस मेंशन के मेन गेट पर जाकर नॉक करता हूँ एंड मेन गेट एक गोल्डन सूट पहनी हुई एक ओल्ड लेडी ने खोला था जिसने मास्क भी पहना हुआ था। एंड जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा तो उसने कहा कि मैं ही लोरेन हूँ एंड जैसे ही उसने मेरा वेलकम करा तो अंदर मेंशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। हर जगह इटालियन मार्बल के ओरिजिनल फ्लोर्स लगे हुए थे जो कि चमक रहे थे एंड इतना बड़ा घर मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा था। लोरीना मेरे को तुरंत ही वहाँ के एक पास के रूम में ले गई थी जहाँ पर 6 लोग मौजूद थे एंड वो भी मास्क वगैरह पहने हुए थे, पूरी ड्रेस कोड फॉलो कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जिसमें से 4 लेडीज थी एंड 2 जेंट्स थे। फॉर सम रीजन मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ मौजूद लोग मेरे को देखकर डिस्गस्ट हो रहे थे, थोड़ा अजीब सा जो है हेड नोट्स दे रहे थे। लेकिन जैसे ही लोरीना ने मेरे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया कि देखो ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है एंड लोरीना ने ये भी बताया कि इसका नाम चेस्टर है, इवन दो उसको मेरा ओरिजिनल नेम आर्थर पता था। ये सब जानने के बाद उन लोगों के रिएक्शन थोड़े से सटल हुए मेरे को लेकर, लेकिन मेरे को अंदर से अंदर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था ये सब सुनकर, बिकॉज कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन मैं बस चुपचाप खड़ा रहा, मैं बोलता ही क्या, मैं पावरलेस था वैसे भी वहाँ पर। जब लोरीना मेरे को थोड़ा बहुत और ये सब चीज़ें दिखा रही थी, अपना मेंशन वगैरह दिखा रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें देखी। मैंने देखा कि हर जगह लोग कहीं पर कोकेन वगैरह जो है स्निफ कर रहे हैं, वेपिंग चल रही है खुलेआम, अलग अलग टाइप की पिल्स, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है टेबल्स के ऊपर जो कि लोग बस ले जा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं। इनफैक्ट हर टाइप की लिक्विड ड्रग भी सिरिंजेस के अंदर भर कर रखी हुई थी एंड लोग उससे बस शॉर्ट अप करे जा रहे थे अंदर अपने। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, लाइक आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, लेकिन मेरे लिए बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था वो सब। अभी तक हमारे बीच में कुछ ऐसा शुरू नहीं हुआ था जो कि सर्विसेज में यूजुअली इतनी जल्दी हो जाता था, लेकिन लोरेन ने मेरे को बहुत ज़्यादा जो है बोला कि तुम भी ट्राई करके देखो ये ड्रग्स वगैरह, लेकिन मैंने मना कर दिया था। एंड मेरे मना करने के बाद वो एक जगह पर बैठ गई थी एंड उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ में आकर बैठो। एंड जब मैं आकर बैठा तो मेरे को उस मेंशन का ऑलमोस्ट उस जगह से पर्टिकुलरली हर नज़ारा विजिबल था एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा वो सारे माहौल को। लोरेंस वैसे वहाँ पर कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रही थी, लेकिन डेफिनेटली वो कॉकटेल्स वगैरह काफ़ी ड्रिंक कर रही थी। ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका था एंड मैं बस वेट कर रहा था कि कब मेरे को यहाँ से जाने के लिए वापस मिलेगा। लोरेन ने अपनी ड्रिंक ख़त्म करी एंड वापस से उठी एक और ड्रिंक लाने के लिए। एंड जब वो ड्रिंक लेकर वापस से आई तो उसने मेरे को वापस से ऑफ़र करी कि एटलीस्ट ये तो तुम पी सकते हो, लेकिन मैंने मना कर दिया था फिर से। लेकिन वो मेरे थोड़ा कान की तरफ क्लोज आकर बोली कि ये नहीं पियोगे तो मेरे को वो मोमेंट नहीं मिलेगा जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ या जो कि मैं चाहती हूँ तुमसे। एंड मेरा अच्छा टाइम एंड अच्छे रिव्यूज़ ही तुम्हें वो पैसे देगा जो कि तुम डिज़र्व करते हो। ये सब सुनने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जो है ड्रिंक कर लिया था उसके साथ में। वो एक ग्रीन सा लिक्विड था जो कि पहले मैंने कभी पिया नहीं हुआ था एंड उसका काफ़ी आफ्टर सा टेस्ट था जो कि ठीक है। मेरे को लग रहा था कि शायद बहुत सारी ड्रिंक्स को इसमें मिक्स कर दिया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो ड्रिंक ख़त्म करी तो मैं धीरे धीरे ब्लैक आउट होना शुरू हो गया और लोरेन ने मेरे को कहा कि मैं बस अभी आती हूँ और वो कहकर वो वहाँ से चली गई एंड इवेंचुअली मैं पूरा ब्लैक आउट हो चुका था। जब मेरे को धीरे धीरे वापस से होश आया तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा था। मैं अपने घुटनों और हाथों के बल नीचे बैठा हुआ था। जब मैं उठा, उठने के बाद भी मेरा विजन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लरी था एंड वो वापस बहुत ही धीरे धीरे आ रहा था। एंड मेरे को मेरी शर्ट के ऊपर से रेड वाइन की भी स्मेल आ रही थी। मेरी हार्ट बीट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज थी एंड मेरे को मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट मेरे को फील हो रही थी। जब मेरा विजन थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हुआ तब मैंने एक चीज़ को नोटिस करा। मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैंने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। वो शायद अल्कोहल के नशे की वजह से या फिर जो उसने मेरे को पिला दिया था उसकी नशे की वजह से मेरे को अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा लंपी एंड हैवी फील हो रही थी, जिसकी वजह से नेकेड स्किन के ऊपर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कपड़े डाले हुए हैं। बहुत ज़्यादा इवन मेरी बॉडी पेन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने 2 घंटे फुल बॉडी हाई इंटेंसिव वर्कआउट करा है। एंड इवन मेरे को मेरे लिप्स के ऊपर कुछ कॉपर टाइप फील हो रहा था, वैसा सा फ्लेवर भी आ रहा था मेरे को। जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करी, जब मैं
थोड़ा सा उठा तो मैंने एक और काफ़ी क्रीपी नज़ारा देखा। मैंने देखा कि मेरे से करीब 10 यार्ड की दूरी पर एक और लेडी बेहोश पड़ी हुई है सेम फ्लोर पर। जब मैंने इवेंचुअली इधर उधर गर्दन घुमाई तो मैं समझ गया था ये वही कमरा है जहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे को लोरेन लेकर गई थी एंड कुछ लोग वहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैं अपनी आंखें मसलता हुआ उस लेडी की बॉडी तक जाना शुरू करा, लेकिन अभी भी मेरे को ढंग से दिख नहीं रहा था। मेरा पेट वापस से बहुत ज़्यादा दुख रहा था एंड मेरे को इस टाइम पर एक बहुत बड़े पानी के गिलास की नीड थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं वापस बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं फेल हो गया था। उस लेडी की बॉडी तक पहुँचता पहुँचता मैं वापस बेहोश हो गया था। वापस बेहोश होने के बाद मैंने 20 तक काउंटिंग करी एंड हिम्मत करके फिर से खड़े होने की कोशिश करी एंड इतने में मेरे को याद आया कि इस कमरे में एक काउंटर भी था शराब की बोतलों का। वहां की तरफ जब मैं गया तो मैंने नोटिस करा कि वहां पर ये मौजूद है अभी भी, लेकिन जो चीज पहले मौजूद नहीं थी उस काउंटर टेबल के ऊपर वो थी एक कटा हुआ सर एक आदमी का, जो कि अब मेरे को डेफिनेटली दिख रहा था, फील भी हो रहा था। थोड़ा सा खुद को श्योर करने के लिए कि कहीं ये कोई प्रॉप तो नहीं है, मैं हल्का सा पास चला गया उसके। मैंने देखा कि उसके लाइट ब्राउन से हेयर थे एंड अभी भी उसकी गर्दन के ऊपर से ब्लड ड्रॉप हो रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से डर गया था, इतना गंदे तरीके से कि मैं अपनी ही रिफ्लेक्शन जो कि उस चमकते हुए मार्बल पे पड़ रही थी उससे भी डर रहा था। इवन तो उस कमरे में लाइट अब बहुत कम थी, लेकिन मेरे को बस ऐसा लगे जा रहा था कि मेरे आसपास में कोई है। मैं बस डर रहा था, मैं बस पागल हो जा रहा था। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि सुनकर आप लोग पहले तो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग सा एक्सप्रेशन दोगे एंड जब आप इस चीज़ को इमेजिन कर लोगे तो शायद आप इस वीडियो को यहाँ पर ही बंद कर दो। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आर्थर को अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा लंपी फील हो रही थी। इवन दो उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए थे फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि उसने डाले हुए हैं। उसका रीज़न बताऊं क्या था? उसका रीज़न ये था कि आर्थर की बॉडी के ऊपर जब उसको थोड़ा और होश आ गया था उसने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि उसकी बॉडी में से भी खून काफ़ी ज़्यादा ड्रिप ड्रिप करके गिर रहा है हर जगह से, लेकिन उसको एज सच पेन नहीं हो रहा था कि उसको लगे कि उसको स्टैब करा गया है या फिर उसको कट करा गया है। उसको खून देखकर काफ़ी वियर्ड लग रहा था कि मेरे को दर्द क्यों नहीं हो रहा है अगर मैं इतना ज़्यादा ब्लीड कर रहा हूँ तो। इवेंचुअली जब वो नीचे गिरा तो उसने एक जगह पर बहुत ज़्यादा ऐसे स्लाइड हो गई उसकी बॉडी, जिसकी वजह से उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा पील हो गई थी। लेकिन जब वो स्किन पील हुई तो उसने देखा कि वो उसकी स्किन नहीं है, वो किसी और ह्यूमन की स्किन है जो कि उसके ऊपर रैप अराउंड करी हुई थी। एंड शायद उसी स्किन के भारीपन की वजह से उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा भारी कपड़े डाले हुए हैं। मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मेरे को बस इतना याद था कि मैं इस पार्टी में एज अ गेस्ट आया था, कपड़े वपड़े मास्क वास्क पहन के। बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, हर जगह लोग हरकतें कर रहे थे, हर चीज़, हर फर्नीचर, हर मार्बल अच्छे से चमक रहा था। लेकिन अचानक से ये डार्कनेस कैसे छा गई, अचानक से इतनी शांति सी कैसे हो गई, मेरे को बस यही फील हो रहा था। वहाँ पर इधर उधर फ़ोन खोजने की तलाश भी मैं नहीं कर रहा था। मैं बुलाता किसको? पुलिस को बुलाता तो वो मेरे को ही ब्लेम करती, मेरे को ही पकड़ कर ले जाती, मेरे को जेल में डालती, पूछताछ करती, इन्वेस्टिगेशंस करती है। इवेंचुअली मैं फंस ही जाता क्योंकि मैं डार्क वेब का यूज़ कर रहा था। मम्मी पापा को ऑलरेडी मेरे कुछ पता ही नहीं था, भाई मेरा ऑलरेडी मर चुका है, मैं बताता किसको? आधा एक घंटा सोचने के बाद, इधर उधर टहलने के बाद, जब मेरे को कोई और ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, मेरे को था कि कम से कम मैं सर्वाइव ही कर जाऊं, तो मैंने वहाँ पर एक फ़ोन ढूंढा। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, अभी तक भी कोई भी नहीं आया था मेरी चीखें सुनने के बाद भी। लेकिन वो फ़ोन फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस चल रहा था। मैंने पुलिस को कॉल लगा ही दी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से आइडिया था कि इस कॉल के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मुझे भी फेस करने पड़ेंगे, लेकिन मैं इन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी था। एटलीस्ट मैं इस टॉर्चर से बाहर निकलना चाहता था। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि लोरेन ने वो ड्रिंक पिलाने से पहले अपने मेंशन का बहुत ही ज़्यादा एक वॉक अराउंड ब्रीफ उसको दिया था, जिसकी वजह से उसको उस जगह की कुछ चीज़ें याद थी कि कहाँ पर बाथरूम है, कहाँ पर किचन है। तो इस वजह से वो ट्रेस कर पा रहा था कुछ ऐसी चीज़ों को, इवन दो वहाँ पर रोशनी इतनी नहीं थी। अपनी बॉडी के ऊपर जितनी भी सेकंड पर्सन या पता नहीं किसी लेडी की या फिर आदमी की स्किन उसके ऊपर रैप अराउंड करी हुई थी उन लोगों ने, वो सारी रिमूव करने के बाद वो वहाँ के किचन में चला जाता है एंड वहाँ के डिश शॉप से जितना भी ब्लड वगैरह
उसकी बॉडी पर लगा हुआ था उसको रिमूव करना शुरू कर देता है। जब मैं किचन में अपने आप को खुद को साफ कर रहा था तो मेरे पीछे अचानक से एक आदमी आता है जो मेरे ऊपर हमला नहीं करता। वो एक एनवलप निकालता है अपने सूट के अंदर से एंड मार्बल के ऊपर रख देता है। मैंने जब पीछे मुड़कर उससे थोड़ा सा गुस्से में पूछा कि तुमने उस ड्रिंक के अंदर क्या मिलाया था एंड तुमने ये सब हरकतें क्यों करी मेरे साथ, तो उसने बस एक ही चीज़ बोली कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना ही कभी याद आएगा, तुम बस अपने पैसे लो एंड निकलो यहाँ से। लेकिन पुलिस को फ़ोन बुलाते ही जैसे ही मेरे को सामने से जवाब मिला, मेरी बिल्कुल भी कुछ हिम्मत नहीं हुई बताने की एंड मैंने फ़ोन रख दिया। जब वो अननोन आदमी ने एनवलप नीचे रखा था एंड मैं किचन में अपने साथ में अपने आप को क्लीन कर रहा था तो उसने बोला कि तुम यहाँ पर अपने आप को साफ मत करो, बाथरूम में जाओ, जितना टाइम लेना है लो एंड यहाँ से निकलो। इतने में ही लोरेन भी मेरे को वापस से दिखी यहाँ पर एंड मैंने उसको बोला कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया एंड कितनी ज़्यादा बुरी हो तुम। उसने मेरे को कहा कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें अपने बारे में सुनी है, तो जो बोलना है बोलो लेकिन यहाँ से निकलो। बाथरूम में आधा घंटा लगाने के बाद, अपने आप को अच्छे से क्लीन करने के बाद, अपने कपड़े वापस पहनने के बाद मैंने जब उस एनवलप को उठाया वापस जाते वक्त तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी मेरे को फील हो रहा था एंड स्लेज की डेट भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली थी। मैंने वो एनवलप मिलते ही स्लेज को भी फटाफट फ़ोन कर दिया एंड कहा कि तुम्हारे पास से अब मेरे पास रेडी है। तो स्लेज ने उसको एक एड्रेस भेजा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस के आसपास का था। उस मेंशन के एड्रेस से स्लेज के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंचने में मेरे को अराउंड 15 मिनट के आसपास ही लगे, लेकिन ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था एंड मैं यहाँ पर दोपहर के 1-2 बजे के आसपास में आया था एंड 7 बज चुके हैं, तो उसका मतलब 4 घंटे तक मैं बेहोश था, जो कि मेरी कैलकुलेशन से भी ज़्यादा डबल का टाइम है। मैं वेयर हाउस के उस डोर पर जैसे ही पहुंच गया तो हैमर ने मेरे लिए जो है गेट भी खोल दिया था। उनके वेयर हाउस में काफ़ी सारी ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें फिर से मैंने देखी जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। इतने में ही हैमर अच्छे से मेरी इंस्पेक्शन कर रहा था कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, एंड तब मेरे अंदर से एक अजीब सी मेटालिक सी चीज़ मिली एंड वो देखते ही उसने मेरे से गुस्से से पूछा कि ये क्या चीज है, जिस पर मैंने थोड़ा कामली रिप्लाई किया कि तुम खुद ही देख लो अगर तुम्हें इतनी अजीब लग रही है तो। एंड वो कुछ भी नहीं बोला, मेरे को अंदर की तरफ ले गया एंड यहाँ से मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा दूर मौजूद थी। उस वेयर हाउस के पास के एरिया में एक लाउंज मौजूद था जहाँ पर स्लेज और उसके साथ में एक और आदमी लेदर के काउचेस के ऊपर टीवी में सॉकर का मैच यानी फुटबॉल का मैच एंजॉय कर रहे थे। स्लेज एक सिगार स्मोक कर रहा था एंड तभी हैमर ने बोला कि आर्थर आ चुका है एंड उसने रिप्लाई किया कि मुझे पता है। उन्होंने मेरे से बैग छीना एंड नीचे जमीन पर फेंक दिया एंड इतने में ही इवेंचुअली हैमर सारे पैसों को काउंट करना भी शुरू कर चुका था। 2 और आदमी वहां पर जो मौजूद थे जो कि सॉकर का मैच इस टाइम पर एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा था, उनका फोकस पूरा टीवी की तरफ था। उन्होंने पैसे काउंट करते करते मेरे डफल बैग को उस कॉफी टेबल के ऊपर रख दिया था जहां पर ड्रिंक्स वगैरह कुछ पड़ी हुई थी एंड वो काउंटिंग उनकी कंटिन्यू हुई थी। इतने में ही स्लेज मेरे को एक ड्रिंक ऑफर करता है एंड मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, नर्वस था, तो मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था। एंड जब वो ड्रिंक मेरे पास में आई तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली वही ग्रीन सी टाइप की ड्रिंक लग रही थी जो मैंने उस मेंशन के अंदर पी थी एंड मैं बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट हो गया था, बुरा हाल हो गया था मेरा। मैं वो ड्रिंक देखकर बहुत ज़्यादा वापस नर्वस तो हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर चुका था एंड अगर मैं नहीं पीता मैं तो शायद सिचुएशन मेरे लिए ही वर्स हो जाती, तो मैंने वापस से वो ड्रिंक पी ली। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी ब्लैकआउट नहीं हुआ। इस बार जब मैंने ड्रिंक पी तो मेरा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था जो वहाँ पर मेंशन में मेरे साथ हुआ उससे। इवन दो टेस्ट कलर सब सेम ही था इस ड्रिंक का, मैं समझ गया था कि ये वही टाइप की चीज़ है, लेकिन अब जो मेरे को फील हुआ वो ऐसा हो रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश हो रहा था। मेरे को मेरी पूरी बॉडी के अंदर एंगर भर रहा था, मेरी वेन्स ऐसे हो गई थी जैसे एक्सप्लोड हो जाएंगी, मेरा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज हो रहा था एंड मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं सबको मार दूं। जब ये एड्रेनलिन मेरे को अपने अंदर फील हो रहा था, जब मैं ये पावर अपने अंदर फील कर रहा था, इतने में ही हैमर को ये चीज़ पता चल गई थी कि उस बैग के अंदर इनफ पैसे नहीं थे एंड अभी भी उनके वो अमाउंट वो कवर मैं नहीं कर पाया था। इतने में ही मैं उस कॉफ़ी टेबल के ऊपर कूदा एंड मैंने हैमर को नॉकआउट कर दिया गुस्से में पंच करके एंड वो नीचे भी गिर गया। मेरी ये हरकत देखकर स्लेज मेरी तरफ बहुत तेज चिल्लाया। मैंने अपने मनी बैग के अंदर पैसों के बिल्कुल नीचे नीचे एक शार्प नाइफ को भी छुपाया हुआ था।
मैंने उन पैसों की गड्डियों को साइड में करा एंड वो चाकू निकाल लिया एंड इतने में ही वो 2 लोग जो फुटबॉल मैच में फोकस थे वो भी खड़े हो चुके थे। इतने में ही मैंने देखा कि हैमर अब वापस उठ रहा था एंड अपने होल्स्टर में से एक गन निकाल रहा था। जितने में वो गन निकालता मैंने एक मेटल का फ्लास्क जो कि वहां पर रखा हुआ था वो उठाकर बहुत तेजी से उसकी तरफ मारा, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां क्रैक हो चुकी थी। इतने में जैसे ही बाकी लोग भी अपनी गन जब निकालने लगे तो मेरे को नहीं पता कि मेरे अंदर इतना एड्रेनलिन कहाँ से आया। मैं कूदा उस टेबल के ऊपर एंड टेबल से वापस कूद कर मैंने पूरी फोर्स के साथ वो नाइफ उनकी छाती के अंदर डाल दिया। मैं यहाँ पर एक मोमेंट के लिए ब्लैकआउट हो गया, यानी मेरे को कुछ याद नहीं था, लेकिन मेरे को डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी अभी भी चल रही है। जैसे ही मेरे को वापस होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ मौजूद एक पर्सन के ऊपर मैंने टीवी के कांच से उसको मार गिराया है। हैमर के ऊपर मैंने बहुत सारे जो है नाइफ वुंड्स देखे जिससे वो मर चुका था एंड जो एक और पर्सन था उसके ऊपर जिसके ऊपर मैंने छाती में उसके नाइफ खुबो दिया था वो भी वहाँ पर मरा हुआ था। एंड जब मैं वापस से होश में आया तो स्लेज मेरे नीचे था, उसका एक हाथ मैंने पकड़ा हुआ था एंड अपने दूसरे हाथ से मैं उसकी स्किन को पील कर रहा था उस नाइफ की मदद से। एंड ये चीज़ मेरे को बिल्कुल होश नहीं था कि कब कैसे हुई, मैं यहाँ पर कैसे आ गया स्लेज के ऊपर अचानक से। गुस्से में तो मैं था ही बहुत ज़्यादा, तो वो जो सिगार फूंक रहा था वो भी ज़मीन पे उसके साइड में पड़ी हुई थी जो कि जल रही थी अभी भी। वो सिगार मैंने उठाई और मैंने गुस्से में उसकी राइट आई के अंदर डाल दी। लेकिन जब मैं स्लेज के साथ में ये कर रहा था तो मुझे मेरे पीछे फील हुआ कि कोई खड़ा है एंड जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो हैमर है जो कि अभी भी मरा नहीं था। वो मुझे देखकर, मुझे ऐसे गुस्से में देखकर वापस से भागने की कोशिश कर रहा था एंड इतने में ही मैं वापस से ब्लैकआउट हुआ। एंड जब मेरे को वापस होश आया तो मैंने देखा कि मैं अब हैमर की बॉडी के पास में खड़ा हूँ एंड मैंने उसको एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल डेथ दी है, जो कि मैंने ही दी है, यानी मेरे को पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने ही दी है क्योंकि मेरे को इवन दो होश नहीं था उन चीज़ों का, लेकिन आई जस्ट नो कि मेरे अलावा ये सब और कौन ही करता। उसके दोनों हाथ मैंने काट दिए थे एंड उसकी गर्दन मैंने बिल्कुल वैसे ही काट दी थी जैसे उसने मेरे भाई डेकर की काटी थी। एंड यहाँ पर जो स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद मिस कर दोगे जिन्होंने वीडियो अभी तक छोड़ दी थी। लेकिन वो ट्विस्ट ये था कि याद है आपको वो मेंशन जहाँ पर मैं लोरेन से मिला था, जिस पर्सन ने मेरे सामने वो एनवलप रखा था वो लोरेन का बॉडीगार्ड था। जब ये मेरे को बाथरूम की तरफ लेकर गया था तो इतने में भी ये सारी प्लानिंग मैं अपने दिमाग में कर चुका था एंड वो प्लानिंग ये थी कि जिस वेयर हाउस का एड्रेस मेरे को भेजा है स्लेज और हैमर ने, मैंने उसी एड्रेस को लोरेन के बॉडीगार्ड के साथ में शेयर करा। उसको ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे पैसे भी खिलाए थे जिसकी वजह से मेरे को कम पड़ गए थे उनको देने के लिए, लेकिन उनको पैसे देने का प्लान मेरा कभी था ही नहीं। वैसे भी उस बॉडीगार्ड को मैंने ये कहा कि ये जो ड्रग तुमने मेरे को दी है ये डेफिनेटली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अलग पावर दे रही है, अलग फीलिंग दे रही है। क्या यही सेम ड्रग तुम इस एड्रेस पर जो भी पर्सन इनको ड्रिंक्स पिला रहा होगा वहाँ पर पहुँचा पाओगे? लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो या फिर ये पूरा एनवलप ही रखना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा कि वहाँ पर जो पर्सन स्लेज हैमर या जितने भी लोग उस वेयर हाउस के अंदर मौजूद होंगे उनके सामने जब मैं पहुँचूँ तो मेरे को ये ड्रिंक सर्व करनी होगी तुम्हें कैसे ना कैसे करके। एंड अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारा ये जो एनवलप मेरे को लोरेन ने दिया है, जितने भी पैसे इसके अंदर हैं वो तुम्हारे। लोरेन ने जो अपने मेंशन में मेरे को ये ड्रग पिलाई थी, मेरे को वहाँ पर ही ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि ये उसी ड्रग का कमाल है। उसकी वजह से ही उसकी बॉडी इतना ज़्यादा एड्रेनलिन फील कर रही थी, रश फील कर रही थी, पावर फील कर रही थी। एंड इसी ड्रग की वजह से शायद ये पॉसिबल हो पाया कि मैं अपने भाई डेकर को जस्टिस दिला पाया, उसके मर्डरर्स का मर्डर करके उसका रिवेंज लेकर। गाइस डार्क वेब के ऊपर ना ऐसी ही बहुत सारी माना जाता है कि पिल्स ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा जो है पावर दे सकती हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की ड्रग्स जो कि हम जैसे नॉर्मल इंसानों को तो नाम ही नहीं पता होगा उनका। एंड ऐसा कुछ खाने के बाद ये जो चीज़ें ये फील कर रहा था आर्थर, जो फील कर रहा था वो मोमेंटेरली तो ठीक है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में करी जाए तो आपने नॉक्स पिल की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, वैसा हश्र अपने साथ भी हो सकता है। सो इन सब चीज़ों से बचकर ही रहें तो बहुत अच्छा ही रहेगा। एनीवेज अगर आपको डार्क वेब की ये स्टोरी पसंद आई एंड फ्यूचर देखना चाहते हो एंड ऐसा और भी क्रीपी कंटेंट देखना चाहते हो तो आप बस माउंट साइडर को सब्सक्राइब करके रख लो। मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।